नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज हम देखेंगे यूनिट 8 के अंतर्गत आने वाले करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें हम सारा का सारा करंट अफेयर्स कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत मित्रों करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, फिर कुछ समिट्स वगैरह देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डे देख लेंगे, इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको हम देख लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो के ही दम पर जो है वो रशिया से युद्ध करने का प्रयास कर रहा था। तो नाटो का जो गठन है वो हुआ था 4 अप्रैल को 1949 में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोलनबर्ग इसके हेड हैं। अभी 31वां देश फिनलैंड और 32वां देश जो है हाल फिलहाल में स्वीडन इससे जुड़ा है। फिल्म्स में क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो कब बना। अगली बात पे चर्चा करते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ बना 24 अक्टूबर 45 को। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख है। 5 स्थायी सदस्य इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और इसके बाद यूएसए और रूस है। भारत अस्थायी मेंबर है और लगभग भारत 8 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO की। तो WHO के बारे में मैं बता दूं आपको, WHO 7 अप्रैल 1948 को बना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 कंट्रीज में शामिल है और टेड्रोस एडहानम इसके जो है वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं। इसके बाद बात करेंगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमको पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है तो स्पीड हमारी थोड़ी तेज रहेगी, क्योंकि हम अभी करंट अफेयर्स के सेशन को 360 डिग्री से 2023-24 में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इवेंट, समिट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज़, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें घटी हैं सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली और साइंटिफिकली, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर और जोग्राफिकली भी। तो 95 में WTO बना। जिनेवा हेडक्वार्टर है। नगोजी ओकोंजा ये नाइजीरिया की हैं जो इसके हेड हैं। पहली बार कोई महिला बनी है। 164 कंट्रीज़ जो है वो आपके अफगानिस्तान अभी हाल ही में जुड़ा है। भारत संस्थापक सदस्यों में से WTO का शामिल है। बात करेंगे हम महत्वपूर्ण संगठन संघाई सहयोग की। ये बन तो 96 में गया था और रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इसके मेंबर हैं। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा। 2017 में इससे भारत पाकिस्तान जुड़ा और भारत पाकिस्तान के जुड़ने के जस्ट बाद अभी हाल फिलहाल में ईरान इसका मेंबर बना है। और इसकी बैठक जो है वो कजाकिस्तान में 2024 में होने वाली है, इसलिए चर्चा में है और लगातार इसकी मेंबरशिप का विस्तार हो रहा है। और संघाई 5 पहले इसको कहा जाता था, आजकल संघाई 5 के बाद ये भारत पाकिस्तान के जुड़ने के बाद, उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद 90 देश के तौर पर जो है इसमें हाल फिलहाल में ईरान शामिल हुआ है। इसकी क्या रेलिवेंसी और प्रासंगिकता है वो मुख्य परीक्षा के बैच में हम देखेंगे। हालांकि इकोनॉमी में हम G20, आसियान और सार्क तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और हाल ही में इसकी बैठक के दौरान जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है और UAE जुड़ा है। तो कुल मिलाकर के हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार हुआ। ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो भी हाल फिलहाल में जो है वो रशिया में हुआ है, इसलिए ब्रिक्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ब्रिक्स को हमको अच्छे से याद रखना है, प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ये ब्रिक्स के अंदर आप देखेंगे कि इसका विस्तार हुआ है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये तो थे ही थे। इस बार होस्ट जो है वो रशिया कर रहा था, लेकिन इसके अलावा जो ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर हैं वो अभी आपका ब्रिक्स में मेंबर जुड़ गया। ऑस्ट्रेलिया ब्रिक्स में जुड़ गया है, इथोपिया, इसके अलावा ब्रिक्स में आपके सऊदी अरब जुड़ गया है, UAE जुड़ गया है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का जो है हाल फिलहाल का विस्तार ये ब्रिक्स को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो लगभग मान के चलिए जहाँ जहाँ से जिन एरियाओं से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं हम उनको यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे G7 की। अभी हाल फिलहाल में इटली में बैठक चल रही है। G7 का मुख्यालय जो है वो कहीं पर नहीं होता, जहाँ बैठक होती है वही मुख्यालय होता है। 1975 में संगठन बना था। पहले इसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन यूक्रेन क्रिमिया विवाद के चलते बाहर हो गया। हाल ही में 50 साल पूरे हुए। 50वीं बैठक जो है वो इटली के अंदर हुई और वॉशिंगटन में इसका जो है क्योंकि स्थापना किया गया था शुरुआत में। और दुनिया के 8 शक्तिशाली देश जो हैं वो आपके इसके मेंबर हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको देखना है लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं कि भाई इसका मेंबर कौन है। जैसे भी मैं लास्ट में चर्चा कर रहा था, मैं लास्ट में अभी चर्चा कर रहा था ब्रिक्स की। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ तो ब्रिक्स में इथोपिया जुड़ा है,
ब्रिक्स में मिस्र जुड़ा है, अर्जेंटीना जुड़ा है, इसके अलावा ईरान जुड़ा है, ईरान ऑलरेडी संघाई सहयोग में भी जुड़ा है, सऊदी अरब में जुड़ा है और आपके संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ब्रिक्स की बैठक हाल फिलहाल में जो है रशिया में हुई थी और इस बार जो नए मेंबर बने हैं उसमें आपका ईरान है, उसके बाद इसमें यूएई है, उसके बाद आपके सऊदी अरब है और उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद जो है आपके इथोपिया है ना, इथोपिया है। तो ये लगभग 5 देश हो गए और 6वें देश के तौर पे जो है इसमें मिस्र जुड़ा है और इसके अलावा अर्जेंटीना भी जो है इसका मेंबर बन गया है। तो लगभग मान के चले इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, अर्जेंटीना हो गया, है ना, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, यूएई हो गया और सऊदी अरब हो गया, है ना। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सऊदी अरब हो गया। तो लगभग मान के चलिए कौन कौन हो गया, एक ईरान हो गया, आपका इथोपिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है। तो ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने G7 पर चर्चा करी आपको। G7 के अंदर अभी जो है आपके शक्तिशाली देशों का संगठन है। सबसे ज़्यादा पावरफुल देश जिसका 24 अरब डॉलर के आसपास टोटल टर्नओवर है दुनिया का, वो अमेरिका इसमें है। उसके बाद इसमें जापान है 4.7 वाला, फिर आपके जर्मनी है, उसके बाद आपके फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है और लास्ट में आपका इटली सबसे लास्ट में कनाडा है। तो ये संगठन है 50 साल क्योंकि इसके पूरे हो रहे हैं, इटली में भी बैठक चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। भारत इसका जो सदस्य नहीं है, विशेष मंत्री सदस्य के तौर पर भारत को इसमें बुलाया जरूर गया है। तो जापान है, जर्मनी है, इटली है, इटली सबसे कम पैसे वाला देश है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए करीब 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर कनाडा है। अभी हाल में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी था, यूएसए और कनाडा की जो भौगोलिक सीमा है वो दुनिया में सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इनको देते चलेंगे। हमने पेपर भी सॉल्व कराया है, कुछ कमी होंगी तो उसको और बाद में अपन देखेंगे। यूएनईपी बना 5 जून 1972 को और इसके संस्थापक थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग और यूएनईपी इन्वायरमेंटल काम करता है, नैरोबी में संस्था ही है। और ये कुल मिलाकर के इन्वायरमेंटल डे जो 5 जून को मनाना चालू किया गया वो यहीं से यूएनईपी के दृष्टिकोणात्मक तरीके से काम करने के बाद ही मनाया गया। फिर बात करें सुरक्षा परिषद की, तो ये 45 में बनी। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी मेंबर हैं, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है कि भारत इस बार स्थायी मेंबर के तौर पर 2021-22 में रहा है, 20-21 में रहा है। 8वीं बार अस्थायी मेंबर भारत बना है। बहुत जल्दी भारत को स्थायी मेंबर बनाना चाहिए, इसको लेकर प्रयास और पहल तेजी से हो रही है। परीक्षा में पूछ लेता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस प्रकार के प्रश्न तो बच्चे गलत करके जाते हैं अगर वो पढ़ के नहीं जाते हैं तो ये यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ये अपने को याद रखना है। उसका यूएनडीपी का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपके यूएनडीपी 1965 में बना, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर जो है आपके ये पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अभी आईएएस में भी ये क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को की साइड 41वीं 42वीं कौन है, शांतिवन और होयसल। इसके अलावा जो अभी स्मृति वन है गुजरात का, वो भी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। साथ ही साथ गरबा जो है उसको जो है अभी आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किया, इसलिए चर्चा में है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो कालबेलिया कम्युनिटी का डांस है उसको 2010 में जो है यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो 86, सांची 89 और भीमबेटका जो है 2003 में यूनेस्को साइट रही है। हाल ही में 6 टेंटेटिव साइट भी रही है मध्य प्रदेश के अंदर। ग्वालियर का किला, मंडला का रामगढ़ का किला, खूनी दरवाजा बुरहानपुर, उसके बाद भानोर मंदसौर से संबंधित भोजेश्वर मंदिर और इसके अलावा चंबल के रॉक साल्ट, इनको भी यूनेस्को की जो है वो सूची के अंदर शामिल किया गया। तो यूनिसेफ और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। कई बार हेडक्वार्टर क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनेस्को हेडक्वार्टर का तो पेरिस लगाना है और यूनिसेफ और यूएनडीपी का तो न्यूयॉर्क लगाना है। बच्चा कोचिंग करके आता है बड़े हाई लेवल के और यही क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। वर्ल्ड बैंक के बेटन वुड्स सम्मेलन के मद्देनजर बना था, 189 देश शामिल है इसमें। अंगोटा जो अभी आईएमएफ का मेंबर बना उसका भी फाइनली मेंबर नहीं बन पाया। 189 मेंबर इसके अंदर है, हालांकि आईएमएफ में एक मेंबर नया जुड़ गया है अंगोटा। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की गर्व से जो है वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था और करीब 98 अरब डॉलर के आसपास जो है भारत के ऊपर जो है अकेले वर्ल्ड बैंक का कर्ज है ना। और वर्ल्ड बैंक जो है ये एक प्रकार से आईबीआरडी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आपके मीगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड, ऐसी बहुत सारी विंग्स के साथ काम करने वाली ये संस्था है।
तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके लिए IMF के कितने मेंबर है, तो इसके मेंबर 190 हो गए अंगूठा को मिला के। हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर सेम होते हैं, लेकिन एक मेंबर जो है इसमें अंगूठा जो है ये अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है IMF का, और क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है इसकी वर्तमान में प्रमुख है। इसके बाद हम बात करेंगे ILO की। 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, और 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 185 मेंबर है। गिलबर्ट और होंगबो इसके प्रमुख, और 1969 में जो इसको शांति के लिए जो है वो नोबेल मिला था। इसके बाद बात करेंगे NHRC की, 2006 में बना, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व मौसम संगठन 1950 में बना, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ओपेक 1965 में बना था, वैसे तो 61 में स्टैब्लिशमेंट हो गया था। वियना में हेडक्वार्टर है, और पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन है। कतर के बाहर जाने के बाद संगठन चर्चा में रहा था, 13 देश इसमें शामिल हैं। हाल फिलहाल में जो है वेनेजुएला के अंदर जो लगातार एक विवाद चल रहा है कि भाई किस तरीके से इसके पर बैरल में 159 लीटर वाला जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको लेकर के वेनेजुएला ने कुछ बातें कही, और वेनेजुएला सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभर के सामने आ रहा है। इसलिए यूपीएससी ने इस बार वेनेजुएला से क्वेश्चन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कथन कारण के अंदर पूछा था। उसके बाद कॉमनवेल्थ के 1949 में बना, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसकी प्रमुख है। उसका एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना। मासातुसु असाकावा इसके हेड है। 47 देश, एशिया के बाकी 19 पर्यवेक्षक देश हैं। इसके साथ ही साथ इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 1923 में बना, 100 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, है ना। सुकास नोटिस जारी करने वाला संगठन लियोन में हेडक्वार्टर है। अहमद नासिर अल रयासी इसके वर्तमान में हेड है, चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दिल्मा रोसेफ इसकी हेड है। बिम्स्टेक 97 में बना, पहले इसका नाम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड के नाम पे था। बाद में नेपाल, भूटान के जुड़ने के बाद इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन हो गया। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे संगठन, और जैसा कि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। तो ये 7 देश इसमें जुड़े हुए हैं। क्वाड एक इंपॉर्टेंट संगठन, क्योंकि भारत में इसकी बैठक होनी है। क्वाड में इंडिया शामिल है, क्वाड में USA शामिल है, क्वाड में इसराइल, क्वाड में इंडिया अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और 2024 की बैठक क्वाड की भारत में होने वाली है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सार्क हमारे सिलेबस में भी है, और सार्क की बैठक 19 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, किसी कारण से उसमें हो नहीं पाई। 1985 में बनी थी काठमांडू के अंदर, और ये लगातार चर्चा में हमने इसको इकोनॉमी में भी प्रॉपर डिस्कस किया है। ये देखेंगे सार्क के अंदर जो बैठक है 2019 के बाद अब तक हुई नहीं है, तो सार्क में साफ्टा इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है इकोनॉमी के लेक्चर में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द हेग में 45 बना, 15 जज होते हैं 9 साल के लिए। दलवीर भंडारी भी इससे जुड़े हुए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बना, 120 देश हैं। सेंट किट्स नेट्स और फिजी को मिला के अभी भारत लगातार चर्चा में है। इसके कारण ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसा ऑर्गेनाइजेशन है ना। फिर उसके बाद आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके भी रिसेंटली 23वीं बैठक जो है वो जकार्ता में हुई थी, 24वीं लाओस में होनी है। और इसमें जो लिस्ट तैमूर है अभी 11वें देश के तौर में जुड़ा है, और हमारे सिलेबस में भी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आर्टिकल 1967 को ही बना है। याद रखेंगे आशिया की कंट्रीज पूरी हैं इसके अंदर, जिसमें आपको दिख रहा है, आपको लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दार्सुलाम, फिलीपींस और तैमूर लिस्ट। G20 अब G21 हो गया अफ्रीकी यूनियन के बाद। अफ्रीकी यूनियन जो है इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 की भी हाल फिलहाल में बैठक जो है भारत में हुई थी, इसके पहले इंडोनेशिया में हुई थी, अब नेक्स्ट बैठक जो है ब्राज़ील में होनी है। और लगातार G20 चर्चा में था, जो सितंबर के अंदर 2023 में भारत में इसकी बैठक भारत मंडपम में चल रही थी। तो लगातार G20 के कारण चर्चा में था। 26 सितंबर 1999 को जो है वो G20 बना था। G4 एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जो ब्राज़ील में, जर्मनी में, भारत और जापान का संगठन है। यूएनओ की स्थायी मेंबरशिप की बात कर रहा है। एक्टिविटी इंडिया, इजराइल, USA और UAE का संगठन है, और हाल फिलहाल में इसकी बैठक अबू धाबी में हुई थी, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो आई होप कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा संभावना मुझे लग रही है उसमें G20 तो आप पढ़ ही लेंगे, आसियान भी आप पढ़ लेंगे, इसके अलावा सार्क भी आप पढ़ लेंगे, इकोनॉमी में आपको पढ़ना है। लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि G7 की बैठक हुई है और इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी भी छोड़ना नहीं चाहिए, वन लाइन फैक्ट के रूप में जो है वो प्रॉपर रिमाइंडेड को एटलीस्ट सब चीज़ों को कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी प्रॉपर तरीके से इवेंट हुए पूरे 2023-24 के अंदर, हम उनको एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेंगे कि कौन कौन से इवेंट हुए। तो हमने अभी तक देखे थे ऑर्गेनाइजेशंस,
अब हम जितने भी इवेंट्स हुए उनको देख लेंगे, कौन कौन से इवेंट्स हुए खास तौर से पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ हुए। मैंने बताया आपको कि G20 का जो बैठक वो इंडिया में हुआ था, अभी लाओस में होने वाला, अभी ब्राज़ील में होने वाला है G20 का बैठक। उसके बाद संघाई सहयोग का संगठन का बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होने वाला है। अभी एपेक की बैठक सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है अभी रिसेंटली। क्वाड का सम्मेलन भारत में होने वाला है। आसियान का सम्मेलन जो है वो लाओस में होने वाला है। ब्रिक्स का सम्मेलन हाल फिलहाल में जो है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। अभी रिसेंटली G7 का बैठक जो है इटली में हुआ। तो जितने भी बैठक है अपने को सबको यहाँ पर देख लेना है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए ये क्वाड का लीडर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हिरोशिमा में हुआ था। अभी क्वाड के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका बैठक भारत में होने वाला है। और क्योंकि 2024 में भारत में इसका बैठक होने वाला, भारत इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, अमेरिका मेंबर है और जापान मेंबर है, इसलिए संगठन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाल फिलहाल में WTO की बैठक जो है वो आपके दुबई में हुई। WTO मैंने बताया कि 95 बना और किस तरीके से WTO के अंदर हेडक्वार्टर जिनों में है। नागोजी कंजईवाला के बारे में बताया, 164 में अफगानिस्तान है मैंने बताया। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली के अंदर भी हुआ, इंपॉर्टेंट डायलॉग था रायसीना डायलॉग। रायसीना हिल्स में जो राष्ट्रपति जी का भवन है अरावली के अंदर आता है। नाटो का सम्मेलन अभी लिथुआनिया में हुआ, 32वां देश जो है अभी हाल फिलहाल में मैड्रिड जुड़ा। और अब जो नेक्स्ट मेंबर है इसका वो आपका इसका बैठक 2023 में लिथुआनिया में हुआ। 1949 में ये बना था। नाटो में अभी फिनलैंड और स्वीडन के जुड़ने के बाद 32 मेंबर हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एयर इंडिया शो किया था बेंगलुरु के अंदर, उसके उद्घाटन में गए थे, इंपॉर्टेंट है। COP28 का बैठक अभी आपके UAE के दुबई में हुआ। अब 2028 में जो COP29 होने वाला है वो अजरबैजान बाकू में होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो COP28 अपने को याद रखना है और COP29 भी अपने को याद रखना है, बाकू में होने वाला है अजरबैजान में। और ये COP जो 28 है वो आपका हुआ था अबू धाबी में। तो अबू धाबी, इसके पहले COP27 हुआ मिस्र के अंदर और इसके पहले COP26 हुआ ग्लासगो में। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ने COP1 कराया था 1995 में बर्लिन के अंदर। इंपॉर्टेंट संगठन है, जितने भी इवेंट्स और समिट से ये हमको पढ़ लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बाद। ब्रिक्स की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स बताया 2009 में बना, साउथ अफ्रीका 10 में जुड़ा, हेडक्वार्टर इसका संघई में। हाल फिलहाल में इसमें अर्जेंटीना जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है, UAE जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, मिस्र जुड़ा है और इसके अलावा UAE हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें जितने भी रॉ मटेरियल बनाने वाले देश हैं वो रशिया है। और इंडिया में एक अपने सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है और इंडस्ट्रियल एरिया पूरा चाइना के अंदर है, ब्राज़ील के पास है। तो रॉ मटेरियल भी है, सर्विस सेक्टर का मार्केट भी है। और नए मेंबर इथोपिया है, मिस्र है, अर्जेंटीना है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। और ईरान हाल फिलहाल में संघाई सहयोग का भी मेंबर बना है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 1909 में बनी, क्योंकि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है। लास्ट टाइम 74 में मैच हुआ था, 50 साल पूरे हो रहे तो पूछ लिया था। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, ग्रीक बार्कले इसके हेड है। भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेंबर 1926 में बना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि समय कम है, समय की एक अपनी गरिमा है और हमको पूरा यूनिट जो है आज आपको यहाँ काम का इंटरनेशनल नेशनल करा देना है। जो जो चीज़ें पढ़नी है आपको। समर ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं 2024 में और इसके पहले आपके जो है टोरंटो में हुए थे, टोक्यो में हुए थे। और टोक्यो में होता 1894 में जो है वो आपके पहली बार बैठक हुए थे आपके उस समय आपकी जो है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और थॉमस बाग इसके हेड है। और पहली बार 1896 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। G7 की बैठक हाल ही में इटली में हो रही है। अभी लास्ट टाइम हिरोशिमा के जापान में हुई थी, 49 नंबर की थी। अभी जो बैठक होने वाली है वो इटली में होने वाली है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बैठक है वो देखते हैं अब कहाँ होती है, जहाँ होती है वही मुख्यालय इसका होता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो बैठक है वो रिसेंटली कहाँ होने वाली है, वो जर्मनी में होने वाली है। ये थोड़ी COP से अलग होती है क्योंकि पहली बार जो COP1 हुआ था वो भी जर्मनी के बर्लिन में हुआ था 1995 में। और उसी समय और आज देखिए COP29 बाकू में होने वाला है और यूनाइटेड फ्रेमवर्क की जो नेक्स्ट बैठक है वो आपके जर्मनी में होने वाली है। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान की जो बैठक है आपको पता है कि लाओस में आसियान की बैठक होने वाली है। आज हमने डिटेल में पढ़ा। G20 की बैठक जो है वो 10 से 12 सितंबर को मध्य आपके भारत में हुई थी। अब 2024 वाली जो बैठक है वो ब्राज़ील में होने वाली है। 22 वाली इंडोनेशिया में होता है ट्रोइका।
और लगातार ये काम कर रहा है संगठन। 26 सितंबर 1999 को G20 बना था। पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो है वो बर्लिन में हुआ। ITUT की बैठ दुबई में होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला बौद्ध सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। संघाई सहयोग की जो रिसेंटली बैठक है वो आपके गोवा में आयोजित होने वाली थी, है ना, हुई भी बैठक, और अभी इसको लेकर के काम चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की बैठक कल ही हुई है। 1971 में संगठन बना था। जेंडर गैप को लेकर रिपोर्ट हर साल देता है डाउस में। बिम्स्टेक की रिसेंटली बैठक बैंकॉक में हुई थी। बिम्स्टेक में आपको बताया। सतत ऊर्जा विकास को लेकर बैठक नई दिल्ली में हुई। जल सम्मेलन 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार बैठक नई दिल्ली आपके न्यूयॉर्क में हुई। इंटरपोल के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी बैठक वियना में हुई। इसके बाद हम बात करें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सेशन जो है वो नागपुर में हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रवासी सम्मेलन जो है वो इंदौर के मध्य प्रदेश में 23 में हुआ। तो लगातार हमने जितनी बातें यहाँ पर करी ये पूरे के पूरे समिट टॉपिक से आपका यहाँ पे कवर हुआ। अब देखते जाइए यूनिट 9 में आप क्या क्या 8 में क्या क्या कर रहे हैं। आपने पहले संगठन पढ़े, उसके बाद जितनी भी संस्थाएं हैं, समिट है, आपके सम्मेलन है, उनसे संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, आपने वो देखी। और आप ये देख रहे हैं कि हम जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं वो बिल्कुल काम की हैं, बिल्कुल बुनियादी स्तर पर परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। हमारे रेगुलर बैच में आप देखेंगे तो ऐप पे आपको सारे के सारे बहुत धीरे से आराम से वीडियो मिलेंगे। जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से काम करके करते हैं। अभी क्योंकि समय का थोड़ा दिक्कत है अपने साथ। तो वर्ल्ड पीस में हमारा नंबर 126वां है, याद रखेंगे। पहला नंबर जो है सूचकांक में आइसलैंड का है और लास्ट नंबर अफगानिस्तान का है वर्ल्ड पीस में। आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम की बात करता है। गाजा पट्टी पे विवाद इस समय चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन का, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मेडिटेरियन सी, काला सागर इस समय युद्ध की स्थली बन के रखी हुई है। लाल सागर खुद कंट्रोवर्सी में चल रहा है। इस बार यूपीएससी क्वेश्चन लाल सागर से थे, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। पीस की कह सकता है। आर्टिकल 51 याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 161वां नंबर है भारत का। पहला नंबर नॉर्वे का है। खुशहाली में फिनलैंड पहला है। और भारत का रैंकिंग जो है आप ये समझिए कि भारत की रैंकिंग 126वें नंबर पर है। इंदौर स्वच्छता में पहली बार नहीं 7वीं बार लगातार पास हुआ है। और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड 1973-74 में बना, 50 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। चुनावी लोकतंत्र ईयर है भारत में और हमारे डेमोक्रेसी में 108वां नंबर है। हमारा जो स्लेवरी इंडेक्स है उसमें उत्तर कोरिया पहले नंबर पर है। और भारत की स्थिति भी जो है इसमें अच्छी नहीं है, तो उत्तर कोरिया वर्ल्ड में पहला है। खाद्य सुरक्षा में केरल पहला है ना, लास्ट टाइम उड़ीसा पहला था, मध्य प्रदेश 7वां था। और अगर हम बात करें तो कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम 42वें नंबर पर है इस बार, पिछली बार 40वें पे थे। इसके बाद सिपरी के अनुसार हथियार खरीदने में 4थे नंबर पर हैं। इसके बाद दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों में जो दर्जा है वो तिब्बत को मिला हुआ है, भारत का 66वां है। ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में हमारा 4था नंबर है। ग्लोबल हंगर में हम 111 हैं। वर्ल्ड टेररिज्म में हम 13वें नंबर पर हैं। नीति आयोग के अनुसार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस केरला का है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की पदक तालिका में पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सबसे अधिक संपत्ति वाले जगमोहन रेड्डी जी हैं। उसके बाद उनके राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री भी लास्ट टाइम रहे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट में पिछले साल भारत का नंबर 80 था, इस बार 85वां है। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पहले नंबर पर है और फीफा बना 1904 में था। फीफा में रैंकिंग अर्जेंटीना की पहली है, फ्रांस की सेकंड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार मनरेगा के अंदर परफॉर्मेंस करने में राजस्थान पहला है, याद रखना है हमको। 100 साल से अधिक समय में सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर मेलबॉर्न हो गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर से पहले पे है, सूरत दूसरे पे है। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर है। अब अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। धन प्रेषण करने वाले देशों में रेमिटेंस में भारत पहले नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन में हम 40वें नंबर पर है। जेंडर गैप में हम 127वें नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जगत पर्यावरण सूचकांक में डेनमार्क पहला है। एल यूनिवर्सिटी जारी करती है, हम 180 देशों में 180 नंबर पे हैं। उसके बाद वर्ल्ड कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में हम 40वें नंबर पर हैं। वर्ल्ड टैलेंट में हम 56वें नंबर पर हैं। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल करप्शन में हम 85 नंबर पर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों की होड़ जो है वो आपके रशिया के अंदर है, जबकि रशिया जो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 अमेरिका के साथ करके हथियारों को ख़त्म करके ग्लोबल जीरो बनने की तर्ज पर काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा हथियार रशिया में है। IQ एयर नाम से दुनिया सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में दिल्ली का नंबर पहला है।
सर्वाधिक भागों में टाइगर में मध्य प्रदेश पहला है 785, फिर कर्नाटक उत्तराखंड है। निर्यात की तैयारी वाले सूचकांकों में सबसे ज्यादा निर्यात करने में तमिलनाडु पहला है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके हाल ही में 50 साल पूरे हुए 1973 में बनी थी, इसका ग्लोबल लिस्ट में 500 लोगों की सूची में जो है वो 88 नंबर पे नाम है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो खुले में शौच है उसको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है तेलंगाना ने 100%, उसके बाद कर्नाटका है और उसके बाद तमिलनाडु है। शिव नादर जो है वो भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में है, इनको शामिल किया गया है। इनके पास 2042 करोड़ रुपए की संपत्ति है, HCL के हैं। UNDF के अनुसार सबसे बड़ा दानकर्ता देश वर्ल्ड का जो अमेरिका है और भारत का नंबर इसमें चौथा है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फ्रीडम रिपोर्ट में भारत का नंबर 87 है ना। हंगर में हमारा नंबर 107 से 111 हो गया है ना। इसके बाद जो नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में बिहार पहला है, याद रखेंगे आप। और मध्य प्रदेश में का नंबर सेकंड है और मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से अलीराजपुर है, लास्ट टाइम क्वेश्चन था। गुड गवर्नेंस में गुजरात है, ऊर्जा संरक्षण में राजस्थान है। इंद्रधनुष योजना जो मिशन इंद्रधनुष चल रहा है 11 मार्च 23 से, 6वां चरण उसमें उड़ीसा है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहला हो गया है। आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र पहला है। अगर हम दुनिया में सैन्य व्यय के आधार पर बात करें तो अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत चौथे नंबर पर है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमको यहाँ पर आपको कवर अप करते हुए चलना है। तो लगभग आपका पहला टॉपिक हो गया संगठन, दूसरा टॉपिक हो गया समिट, तीसरा हो गया आपका इंडेक्स। अब चौथे नंबर पर हम चलते हैं, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद अवार्ड भी देख लेंगे, फिर कुछ हम अन्य चीज़ों को चलते हुए करते हुए करेंगे और फिर हम कुछ आपको बता भी देंगे कि फाइनली अब आपको क्या क्या पढ़ लेना और क्या क्या छोड़ देना। पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। पिछली बार करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे? 10 आए थे। जैसे एक आ गया था आदित्य एल1 वाला, एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर का है। उसके बाद लोहा इस्पात जमशेदजी टाटा वाला आ गया था। एक ये गाजा स्टील भूमत सागर के पास हुआ गया था। 2021 में कपास में खरगोन आ गया था और तांबा उत्पादन पूछ लिया था। इसके अलावा गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास पूछ लिया था। मेजर ध्यानचंद शरद कमल पूछ लिया था, है ना। और इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा था टटैया मामा की आर्थिक कल्याण योजना। तो इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, उनको अपने को थोड़ा देख लेना है काम का। अब महानिदेशक हाल ही में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का किसको बनाया गया? ये बनाया गया जनार्दन प्रसाद को। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। विश्व मौसम संगठन 1950 में बना था, इसके हेड है सेलेस्टे साउले। इसके बाद फाटे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काले धन को न्याय करने के लिए 1989 बना था। पेरिस में हेडक्वार्टर, भारत 2010 में जुड़ा। टी राजकुमार इसके जो है प्रमुख बने। ब्रिक डेवलपमेंट काउंसिल में डेल्फा रूसेफ है। उसके ट्विटर के नए हैं लिंडा याकोरिनो। यूट्यूब नील मोहन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के हेड है लक्ष्मण नरसिम्हन। IB के हेड है तपन कुमार ढेका, है ना। चेंज होते रहते। रा के प्रमुख रवि सिन्हा 68 में रा बना था। और इसके पहले हमने जो आपको बताया कि माधुरीपुरी बुद्ध जो है वो सेबी के हेड है। माधुरीपुरी बुद्ध जो है वो सेबी की हेड है। तो ये IB रा बना था आपका 1968 में और आपका IB बना था 87 में, ठीक है। उसके बाद माधुरीपुरी बुद्ध से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेंगे अपन। लगातार विश्व बैंक के प्रमुख है अजय बंगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये आपके विश्व मौसम संगठन हो गया, आपका फाटे के प्रमुख हो गए, ब्रिक्स इंडिया हो गया, ट्विटर नील मोहन हो गया, यूट्यूब नील मोहन हो गया और आपके ट्विटर लिंडा याकोरिनो हो गया। उसके बाद ये लक्ष्मण नरसिम्हन हो गया। IB तपन कुमार डेका हो गया। रवि सिन्हा हो गया। इधर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 88 में बना। 92 में 12 जनवरी को संवैधानिक दर्जा मिला। माधुरीपुरी बुच है। राजीव गोबा अभी नहीं चेंज हो जाएंगे। प्रियंका कानूनगो बाल संरक्षण आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम। हर्ष कुमार चौहान इसके। विजय सापला आपके जनजाति के। अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा, है ना। इसके बाद मनसुख मांडविया को जो है वो स्टाफ TV पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे। इसके अलावा नए आक इंडिया के जो प्रमुख जो 2009 में बना था वो है आपके दिलीप तिर्की। फिर नए सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, ये सूचना आयोग है हीरालाल सामरिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वर। उसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 54 में बना था। इसके प्रमुख है अमरिंदु प्रकाश। भारतीय स्टेट बैंक का भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के विवादों के कारण चतुरा दिनेश कुमार खारा, है ना। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास को छोड़ के घोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर
प्रेसिडेंशियल बैंक का नाम ही 55 में जो है SBI हो गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद बात करें BRO के प्रमुख है जनरल रघु श्रीनिवास, गृह मंत्रालय के अंदर में है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक तो राज्यसभा के विपक्षी नेता, तब चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपके हम बात करेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड नितिन गुप्ता जी, है ना। इसके बाद SSB रश्मि शुक्ला, नेशनल क्रेडिट कोर गुरविपाल सिंह, ITBP अनीश दयाल सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो 1969 में बना सीलवर्धन सिंह, CRPF जो 1939 को बना SL थोसन, BSF जो 65 में बना भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की रक्षा करता है नितिन अग्रवाल, CBI 63, प्रवीण सूद, NSG 84, MA गणपति, CDS अनिल चौहान अभी चेंज हो गए हैं, है ना। CDS पे इस बार क्वेश्चन भी था UPSC में कि वो मिलिट्री मामलों में एक्शन नहीं लेता, पहले विपिन रावत थे, अब उपेंद्र द्विवेदी हो गए। भारतीय नौसेना R हरि कुमार अब ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश के दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए। वायुसेना विवेक कुमार चौहान। उसके बाद हम बात करेंगे थल सेना मनोज पांडे, लास्ट टाइम पूछ लिया था PSC में, है ना। इसके बाद ये किसका क्या रैंक रहता है ये भी पूछा था। असम राइफल सबसे पुराना है, 1865 में बना था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF 65 में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 69 में, आपके CRPF 1939 में, ITBP 62 में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपके 84 में, और ये जो है SSM बल ये 62 में। जितने भी चीज़ें हैं। फिर नाबार्ड जो बना शिवरामन कमेटी रिकमेंडेशन पर बना 12 जुलाई 82 को। साजी केवी इसके प्रमुख हैं अभी, साजी केवी। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा है, और महिला आयोग जो है धारा 10 के तहत बनती है। लास्ट टाइम क्वेश्चन था MPPSC में, लास्ट टाइम क्वेश्चन था यहाँ से। DRDO समीर V कामत 1958 में बना। इसरो 1969 में बना S सोमनाथ। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है, आर्टिकल 148 151। सतर्कता आयुक्त 63 में बना। संतानम कमेटी रिकमेंडेशन प्रवीण श्रीवास्तव। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया रोजर बिन्नी 1928 में बना था। महान्यायवादी एन वेंकटरमन है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत है। संघ लोक सेवक मनोज सैनी है, और 322 में लास्ट टाइम UPSC के सदस्यों के जो खर्चे वगैरह पूछे था 322 में। नीति आयोग के CEO BV सुब्रमण्यम, और जो सुमन बेरी उपाध्यक्ष है CEO BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग बना था योजना के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधान संघाई सहयोग के प्रमुख है जोंग मिंग। उसके बाद उर्जित पटेल साहब जो है वो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक के प्रमुख है। उसके मुख्य चुनाव राजीव कुमार है 25 लगातार। पेट्रोल निर्यातक दूसरों के प्रमुख हैं हेतम अल घीस। RBI के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है शक्तिकांत दास, और RBI बना था हिल्टन आयोग की रिपोर्ट पर 1 अप्रैल 35 को। चंबल आयोग और हिल्टन ने रिकमेंड किया था। ओसबर्न स्मिथ पहले थे। शक्तिकांत दास को बेस्ट गवर्नर अवार्ड भी मिला है, लास्ट टाइम परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, ये 1909 में बना था। पहले इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था, और 1989 आते आते इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। भारत 1926 में इससे जोड़ा। WHO टेड्रोस अडानोम 7 अप्रैल 1948 को ये संगठन बना था। यूनिसेफ कैथरीन रसेल, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है, और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके प्रमुख है रसेल। IMF की प्रमुख अभी क्रिस्टीना जॉर्जिया है, और अंगूठा अभी 190 देश है। भारत की गोपीनाथन, गीता गोपीनाथन जो है इसकी 2nd नंबर की हेड है, और क्रिस्टीना जॉर्जिया इसकी IMF की मुख्य हेड है। और अंशुता कांत जो है वो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्र की जगह जो है वो शयानी हो गई हैं आजकल, उनका मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो शयानी पर टिक लगा लेंगे आप। भारतीय सयानी को जो है इनकी जगह अभी हाल फिलहाल में चेंज किया गया है। 50वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, है ना। उसके बाद तटरक्षक के राकेश पाल जी हैं। सौर गठबंधन अजय माथुर जी हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन गिलबर्ट होम्बो आए लो। माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला 50 साल हो रहे हैं। PIO मनीष देसाई। WTO नकोजी ओकोंजी वेला, है ना। रेलवे बोर्ड पहली बार महिला बनी है, 166 साल में जया वर्मा जी बनी हुई हैं। 1905 में रेलवे बोर्ड बना था। इसको अध्यक्ष बनाया डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है, और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष जो है एंटीनो गुटरेस है। तो ये लगभग पूरे के पूरे मैंने आपको जितने यहाँ पर कवर करा है, ये पूरे के पूरे जो संगठन है, ये अपने को यहाँ पर एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेना है।
अब हम कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से चालू हुआ और आशा पारिक को मिला था पिछली बार। इस बार जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला, है ना। इस बार किसको मिला? आपके वहीदा रहमान जी को ये इस बार का अवार्ड मिला। दादा साहब फाल्के 1969 में चालू हुआ था और पहली बार ये मिला था देविका रानी को, और इस बार जो मिला है वहीदा रहमान को मिला। ठीक है, ये पूरे के पूरे अवार्ड्स आप एक बार दिमाग में रख लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये एक बार अपने अवार्ड भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अवार्ड की। अवार्ड की देख लेते हैं शुरुआत क्या क्या है इसमें। जितने भी अवार्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चल तो कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने पद्म पुरस्कार से एक प्रश्न आ गया था। यहाँ पे श्रीनिवास वर्धन वाला पूछ लिया था कि विज्ञान के क्षेत्र में किसको ये पुरस्कार दिया गया, तो श्रीनिवास वर्धन का नाम लास्ट टाइम यहाँ से आ गया था। तो मुझे लगता है इस बार फिर से जो है वो पद्म पुरस्कार पूछेगा और वो अपने को याद होना चाहिए। तो पिछली बार तो जो हुआ था ठीक है 23 में, इस बार पद्म सम्मान मिला है वैजंती माला जी को कला के क्षेत्र में, कुनाडेला चिरंजीवी जी को मिला है, इसके बाद वेंकैया नायडू जी को मिला है, बिंदेश्वरी पाठक जिन्होंने सुलभ शौचालय बनाए 1970 में उनको मिला है, उनके मरणोपरांत सामाजिक कार्यक्रम पद्मा सुब्रमण्यम को मिला जो तमिलनाडु की कला के क्षेत्र में। क्योंकि इस बार वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा हुआ था, इसलिए निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पांचों के नाम अपने को याद रखना है, क्योंकि लास्ट में पूछ लिया था विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला, श्रीनिवास वर्धन को, तो ऐसे पूछ लेगा इस बार। वैजंती माला को मिला, वैजंती माला बाली को मिला, कौंडिल्या चिरंजीवी को मिला, वेंकैया नायडू को मिला, बिंदेश्वरी पाठक को सोशल वर्क के लिए मरणोपरांत मिला, पद्मा सुब्रमण्यम को मिला। इसी तरीके से बात यहाँ पर दूसरी ओर दादा साहब फाल्के, तो पिछली बार आशा पारिक को मिला था, इस बार ये वहीदा रहमान को मिला। इसी तरीके से हम बात करें साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ का, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो लास्ट टाइम मिला था किसको, आपके नीलमणि फूकन जी को, ये अपने को याद रखना है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 57 वाला है वो दामोदर मोजो को मिला है, और पहली बार 65 में जी शंकर कुरूप को मिला था उनकी रचना आडा खुजई के लिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 22 वाला मिला था किसको, गीतांजलि श्री को, और इस बार मिला है जॉर्जी गोसेम्पो दिनो को, इनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी अवार्ड हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ वही याद रखना है। अभी मैंने बताया था आपको स्वच्छ भारत में जो है मार्शल की कमेटी की रिकमेंडेशन पे चालू हुआ था 2 अक्टूबर 14 को, तब से लेकर अब तक इंदौर लगातार जो है अवार्ड जीत रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कुछ अन्य पुरस्कारों की, तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, हमको याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, हमको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार जो आपके बेस्ट पर्यटन अवार्ड है वो गुजरात को मिला है, ये हमको याद रखना है। बेस्ट पर्यटन अवार्ड इस बार गुजरात को मिला है। उसके बाद हम बात करें तो इस बार जो है आपके मध्य प्रदेश से 4 लोगों को पद्म से मिला है। ओम प्रकाश शर्मा को मार्च के लिए, कालूराम बामनिया को जो है कबीरपंथी गायन के लिए, और इसके बाद भगवतीलाल राजपुरोहित को साहित्य के लिए, और सत्येंद्र सिंह लोहिया को जो है वो खेल के लिए। पिछली बार जोधियाबाई को मिला था बेगा चित्रकला के लिए, और रमेश परमार और शांति परमार को गुड़िया शिल्प के लिए, और डॉक्टर मनसेब डाबर को मिला था चिकित्सा के लिए। ये अपने को यहाँ याद रखना है। इसके साथ ही साथ इस बार एबल पुरस्कार मिलता है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और एबल पुरस्कार 2024 का मिला है मिसल टेलग्रांड को। किसको मिला है? मिसल टेलग्रांड को। इस बार का पूछेगा, पिछली बार का नहीं पूछेगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार मिला है मिसल टेलग्रांड को। ये तो 22 का है, जो 24 वाला है, 24 वाला मिला है एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, वो मिला है मिसल टेलग्रांड। मिसल टेलग्रांड को मिला है अभी 24 वाला, और ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। जबकि 23 वाला मिलता लुइस कैफरेली को, है ना, 22-23 वाला। और इस बार मिला है किसको? मिशेल टेलग्रांड को। मिशेल टेलग्रांड को याद रखेंगे। वैसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अनाउंस हो चुका है, हमने 57 तक पढ़ा था, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आपके गुलजार साहब को और आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, है ना, रामभद्राचार्य जी को मिला है। तो ये 58वां वाला भी अपने को याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पुराना दिया हुआ है। तो 56वां किसको मिला था? ये
56वां मिला था इनको नीलमणि फुक्कन को, 57 मिला था किसको, दामोदर मोजो को, और 58 मिला किसको, 58वां एक अवार्ड मिला एक तो गुलजार जी को एक जगत गुरु जो है आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। ये अपने को याद रखना, क्योंकि लास्ट टाइम पूछ लिया था ना, इसलिए पूछ सकता है। जैसे शरद कमल को मिला था मेजर ध्यानचंद, इस बार जो है आपके सात्विक रेड्डी और चिराग को 2 लोगों को मिला है, तो ये निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड इस बार जो मिला है वो ओपनहाइमर को मिला है ना। पहली बार परमाणु का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ओपनहाइमर नहीं किया था, तो उससे याद रखना ओपनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड मिला। 1929 से ऑस्कर अवार्ड जो है वो चालू हुए हैं। अब अगर बात करें हम रेमन पुरस्कार जो है ये 1957 से चालू हुए, ये मिला है रवि कन्नन को, और ऑस्कर के लिए नाटू नाटू नॉमिनेट हुई थी, याद रखेंगे। मेन बुकर मिला इस बार पॉल लिंच को, और मेन बुकर 1969 से चालू है। मेन बुकर कब से चालू हुआ, 1969 से चालू है। विश्व खाद्य पुरस्कार इस बार मिला है हेदी कुन्न को मिला है, और पहली बार ये MS स्वामीनाथन जी को मिला था, जिनको इस बार भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए आपके नरगिस मोहम्मदी को, साहित्य के लिए जॉन फॉसे को, इकोनॉमी के लिए क्लाइडिया गोल्डन को, इसके बाद केमिस्ट्री के लिए बावंडी और ब्रूस को, और मेडिकल के लिए कॉरी को और आपके वॉसमैन को, और फिजिक्स के लिए पियरे को, क्राउस को और व्हीलर को। इनके नाम अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है क्या। तो किस किस को मिला है वो मैंने आपको बता दिया। और मेजर ध्यानचंद, क्योंकि पिछले शरद कमल पूछ लिया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न था 91 में, उस समय विश्वनाथ स्वामीनाथन को, विश्वनाथ आनंद को मिला था पहली बार। सचिन को जो है 97 में मिला था, धोनी को 2007 में मिला था। पिछली बार शरद कमल को मिला था जब नाम मेजर ध्यानचंद हुआ, पुरस्कार 25 लाख हुआ। और इस बार जो मिला है वो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और सात्विक आपके रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला। दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। खास बात एक ध्यानचंद पुरस्कार भी है जो 2002 से चालू हुआ, और एक अर्जुन पुरस्कार है जो 1961 से चालू हुआ। जितने पुरस्कार हैं ये मैंने आपको बता दिया। और ये लास्ट में मैंने गवर्नर ऑफ द ईयर पढ़ाया था। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको कहा गया, तो प्रश्न यहाँ पे डायरेक्ट आया था, गवर्नर ऑफ द ईयर किसको कहा गया। तो ये देखिए मेरे पढ़ाए से डायरेक्ट जो है लास्ट टाइम PSC क्वेश्चन आया था, ठीक है क्या। अब इस बार जो हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान किसको मिला, ये रेगुलर बेट पे पढ़ना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, ध्यान देके समय देके, है ना। इस बार ये प्रभा वर्मा जी को मिला है ना। ये प्रभा वर्मा जी पुरुष हैं, इनको मिला है, प्रभा वर्मा को इस बार का जो है मिला। पिछली बार शिव शंकरी जी को मिला था, प्रभा वर्मा को मिला है। KK बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। तो लगभग एबल पुरस्कार हो गया मिशेल टैलग्रांड को, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया गुलजार और रामभद्राचार्य जी को। व्यास सम्मान इस बार पुष्पा भारती को मिला है, ये याद रखेंगे। पिछली बार ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और एबल पुरस्कार भी मैंने बता दिया। राष्ट्रीय जो फिल्म समारोह 54 से चल रहा है, इस बार रॉकेटरी को मिला है। 69 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार, जैसे ओपनहाइमर को ऑस्कर मिला है ना, उसी तरीके से आपको इकोनॉमी का मैंने बता दिया। भारत रत्न मैंने आपको बता दिए, आडवाणी जी को मिला है, कपूरी ठाकुर को मिला है। आडवाणी जी को 50वें नंबर का मिला है, कपूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और आपके PV नरसिम्हा राव। और पहली बार मिला था राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद और आपके किस को आपके राधा कृष्णन, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, इनको मिला था पहली बार। तो भारत रत्न में 2 जून 1954 से चालू हुए हैं। पद्म विभूषण भी याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड में होता है कि 1929 से चालू हुए, और ओपनहाइमर को के लिए इस बार में मिला है। ये 24 वाला जो है ओपनहाइमर के लिए मिला है। पिछली बार छोड़ दो आप, इस बार का आप याद रखो। ऑस्कर अब तक कौन कौन जीता है भारत से, ये जरूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इस बार नाटू नाटू का जो नॉमिनेशन था, तो कौन नहीं जीता है, कौन जीता, इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इस बार नाटू नाटू था, बानु अतैया, सत्यजीत रे, रेसल पुकुट्टी, गुलजार रहमान, और ये लगभग मान के चलिए 8वीं बार जो है नॉमिनेशन में ये हुआ था। इसके बाद दादा साहब फाल्के मैंने बताई दिया आपको। दादा साहब फाल्के मैंने आपको बताई दिया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वहीदा रहमान जी को दिया गया। बेस्ट पिक्चर जो है इस बार रॉकेटरी को मिला, 54 से पुरस्कार मिल रहे हैं। रॉकेटरी को मिला, अर्जुन अल्लू को बेस्ट हीरो, आलिया भट्ट को बेस्ट हीरोइन, 1954 से पुरस्कार दिए। नरगिस मोहम्मदी को आपकी शांति के लिए मिला है, मैंने बताया आपको। बाविंडी को, ब्रूस को, एकीमो को जो है ये केमिस्ट्री के मिला है। चिकित्सा के लिए आपके मॉरिको और विस्मैन को मिला है। mRNA के लिए, फिजिक्स के लिए आपके पियरे को, हीलर को मिला है। और साहित्य के लिए जॉन फॉसे को मिला है। और क्लाइडिया गोल्डन को मिला इकोनॉमी के लिए। बाकी सब पुरस्कार 1901 से चल रहा है, इकोनॉमी वाला 1969 से ये पुरस्कार चालू हुआ।
तो मुझे लगता है मेजर ध्यानचंद जरूर पढ़ लेंगे आप, है ना। ऑस्कर अवार्ड आप याद रखेंगे, क्रिस्टोफर नोलन की का पिक्चर है ओपनहाइमर, और ऑस्कर अवार्ड 1929 चालू हुए, और ऑस्कर अवार्ड में नोटू 8वीं बार गई थी, याद रखेंगे। रेमन मैग्सेसे से 57 चालू है, रवि कन्नन याद रखेंगे, मान बुकर पॉल लिंच याद रखेंगे 1916, दादा साहब फाल्के के वहीदा रहमान याद रखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार हेदी कुन याद रखेंगे, इकोनॉमी का क्लाइडिया गोल्डन और कॉरिको वॉसमैन जो है एमआरएनए के लिए मेडिकल का, जॉन फॉसे साहित्य, नरगिस मोहम्मदी शांति, और बाविंडी और बुर्ज जो है वो केमिस्ट्री का, और फिजिक्स के लिए जो है वो पेरे और व्हीलर। और भारत से भी किस किस को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला, अरविंद खुराना को 68 में मिला, सीवी रमन को 30 में मिला, मदर टेरेसा को 79 में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 83 में मिला, अमृतसर एंड 10 में, वी एस नायपाल 2001, रामकृष्णन 2009, कैलाश सत्यार्थी 14, और अमिताभ बनर्जी गरीबी पर रिसर्च करने के लिए 2019 में मिला। तो लगभग आपके ये हो गए, भारत रत्न भी हो गए, और ऑस्कर अवार्ड भी हो गए, रेमन मैग्सेसे भी हो गए। भारत रत्न मैंने बताई दिया आपको, भारत रत्न के बारे में भी डिटेल हो गई, पद्मश्री मैंने आपको बता ही दिए, पद्म विभूषण भी मैंने आपको बता दिए। तो लगभग मान के चलिए जितने अवार्ड हो सकते थे वो भी हमने देखे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देख लिया। अब कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि इस बार नारी शक्ति योजना और इस प्रकार की योजनाओं से जो है वो प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो देख लेते हैं इसना। ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 से चालू हुई, उर्वरकों से संबंधित है। सौमित्र चौधरी कमेटी की रिकमेंडेशन आई कि भारत में 27 मैट्रिक टन जो यूरिया चाहिए, खपत के मुताबिक 22 ही है। तो जो है एनपीके का सही बैलेंस कैसे हो, इसके लिए पीएम प्रणाम योजना चालू करेगी, उर्वरकों की खपत को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चालू किया तुर्की और सीरिया में जो भी पीड़ित थे उनके लिए। यूपीएससी ने इस बार ऑपरेशन सद्भावना पूछ लिया था टेररिज्म से निपटने के लिए। जलाशयों के संरक्षण के लिए जल जन अभियान चालू किया गया, और ये कार्यक्रम 2023 में फरवरी में चालू किया गया था, याद रखेंगे आप। इसके अलावा मिस्टी करके सरकार की एक योजना थी बहुत महत्वाकांक्षी 23 में, है ना, मैग्रोन इनिशिएटिव ऑफ सोरलाइन ऑफ हैबिट्स एंड आपके टेंगिबल इनकम्स के नाम से। और ये अधिकतम क्षेत्रों में मैग्रोन वनस्पति कैसे डेवलप किया जाए, सुंदरवन के डेल्टा जैसे क्षेत्र में, ताकि साइक्लोन वगैरह से जो है कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अरब सागर में लगातार साइक्लोन की संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चालू किया गया 23 में चीन की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में। स्कूलों में पीएमश्री करके योजना चालू की गई 5 सितंबर को, याद रखेंगे आप पीएमश्री। इसके बाद अग्निपथ भर्ती योजना जून 22 में चालू हुई, जिसको लेकर भी काफ़ी विवाद भी चल रहा है। इसके अलावा आपके पीएम किसान सम्मान योजना जिसमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं, है ना, ये भी योजना चल रही है। कोरोना वायरस के समय गरीब कल्याण योजना चालू की गई, 6 केजी अनाज था, बाद में 5 कर दिया, 80 करोड़ लोगों को 26 मार्च 2020 से। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है 28 अगस्त से वित्तीय समावेशन के लिए। वैसे जनमन भी चालू किया है पीवीटीजी के लिए, प्रिवेंटिव एलिजिबल ट्राइबल ग्रुप्स जो भारत में 75 है, मध्य प्रदेश में बेगा सहरिया और भूरिया हैं, भारिया हैं, और इनको लेकर के जो है जनमन धन योजना चालू करी है ना। उसी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 14 को चालू हुआ। अभी डिजिटल इंडिया पूछ लिया था 15 जुलाई 2015 को। उसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 14 को माशेलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर। फिर उजाला योजना 1 मई 15 को चालू की गई, ये एलईडी बल्ब को लेकर के थी, है ना। उसके बाद आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, 22 जनवरी 15 को चालू की गई। हाल फिलहाल में हमारी मध्य प्रदेश की एक मंत्री हैं कोटे से केंद्र सरकार की, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इस वजह से सुर्खियों में रहा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, चेतावनी, ये सरकार को उस पर सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल को चालू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चालू हुई, पहला नाम इसका इंदिरा आवास था, और एक घरों को बनाने के लिए चालू की मध्य प्रदेश का इसमें पहला नंबर है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 15 को चालू हुआ, इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है क्या। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 16 को चालू हुई, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। उड़ान योजना जो है ये जो इसी तरीके से जो नागरिक उड्डयन मंत्री का उड़े देश का आम नागरिक योजना 15 में चालू करी, 16 में चालू करी गई। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 18 को चालू की गई। 100 शहरों को जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटी योजना 25 जून को चालू की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मित्र योजना 6 अक्टूबर को चालू की गई। नमामि गंगे जो है 2014 में जुलाई में चालू की गई। गंगा कल्याण स्कीम एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना अक्टूबर 22 में चालू की। कुसुम योजना सिंचाई के लिए हाल फिलहाल में चालू की गई। सूर्योदय योजना भी हाल फिलहाल में 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल माफ करके निःशुल्क देने के लिए चालू की गई। दीदी लखपति योजना 3 करोड़ महीनों के लिए चालू की गई। टीकाकरण का कवरेज जो है मिशन इंद्रधनुष में चालू किया गया, पहले 7 के लिए था, बाद में 5 और बीमारियों के लिए इसमें जोड़ा गया। ये 25 दिसंबर 2014 चालू किया गया, 6वां चरण चल रहा है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जो भारतीय
बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करें तो उनको वापस लाने के लिए चालू की गई। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो 1 जून 2016 को चालू की गई। अटल भूजल योजना 2019 में अंडरग्राउंड वाटर के लिए चालू की गई। पीएम सिंचाई कुसुम योजना जो है वो सिंचाई के लिए चालू की गई। मध्य प्रदेश में टटैया मामा योजना चालू हुई थी 6 सितंबर 2022 को। 18 से 55 साल के आदमी को 10,000 से 1 लाख तक का लोन मिलेगा, ऐसा टटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना में कहा गया। लाडली बहना 5 मार्च को चालू की गई। शुरू में 1,000 था, फिर 1250 कर दिया। 23 से 60 साल के बच्चों के लिए योजना लागी। संत रविदास योजना चालू की गई। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक का लोन देने की सरकार की योजना है और 25 लाख तक भी छोटे उद्योगों के लिए 18 से 40 साल के लोगों को उसमें रखा गया। 18 से 55 टटैया मामा, 18 से 45 आपके बिरसा मुंडा और इसमें जो है 18 से 40 को रखा गया। बिरसा मुंडा 18 से 45 है। इसमें 1 लाख से 50 लाख बड़े उद्योग के लिए और 1 लाख से 25 लाख छोटे उद्योग के लिए। युवा इंटर्नशिप परियोजना लाडली बहना सेकंड में एक 21 को बढ़ाकर, एक 18 को बढ़ाकर जो है एक 43 कर दिया गया। दिवारण्य योजना चालू की गई आयुर्वेद के लिए। सिकल सेल एनीमिया को अजय भंग कमेटी की रिकमेंडेशन में मध्य प्रदेश में शहडोल सिलसिला में चालू किया गया और 40 साल तक के 7 करोड़ लोगों पर देश में सिकल सेल एनीमिया की जांच होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस से। 19 जून को सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। 14 जून को ब्लड डे मनाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया डिटेल में हमने पढ़ा। 2027 तक उन्मूलन करेंगे, इसका लक्ष्य। अंकुर कार्यक्रम वृक्षारोपण के लिए चालू किया गया। बाल आशीर्वाद योजना मुख्यमंत्री जी की योजना है, ये स्पॉन्सरशिप की गई। पंख योजना, पी का मतलब प्रोटेक्शन, ए का फिटनेस, एन का न्यूट्रिशन, के का नॉलेज और एच का हेल्थ और हाइजीन, ये चालू की गई बच्चों के लिए। 7 योजना शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए, क्योंकि असम के बाद सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ये कुछ योजना है। इसके अलावा तेजस्विनी ग्रामीण योजना भी अभी चर्चा में है, जो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर में चालू की गई अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि संस्थान के द्वारा, और लगातार ये चर्चा में है। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ से भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग कुछ डे से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि क्या डे से संबंधित प्रश्न हैं और कौन कौन से दिन से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने पूछ लिया था कि भाई आपके क्या बोलते हैं 15-21 जून कब से मनाया जा रहा है। इस तरीके के भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। विश्व आदिवासी विमुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो थोड़ा सा अपन इसमें 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। वोटर डे मनाते हैं 25 जनवरी को। युवा दिवस मनाते हैं आपके 12 जनवरी को। थीम पूछ लेता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं 1971 से। रामसर टीटी में 82 स्थल हो गए आजकल। कैंसर डे मनाते हैं 4 को। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मार्च में आपके वन्य जीव मनाते हैं। 21 को वन दिवस मनाते हैं, 22 को जल दिवस, 24 मार्च को टीबी दिवस, और इसके बाद 2025 तक इस पर रोकथाम भी कर रही है सरकार तपेदिक पर। 5 अप्रैल को समुद्री, 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य, 10 को होम्योपैथिक, उसके बाद हीमोफीलिया डे। फिर हम बात करें 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 को पंचायती राज, 25 को मलेरिया दिवस, फिर स्वतंत्रता दिवस, थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस, 150 साल हो रहे हैं 1863, 1917, 1944 और 1977 3 बार इसको शांति का नोबेल भी मिला है। तंबाकू निषेध 31 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को 72 से, खाद्य दिवस 7 जून को, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को, माई हेल्थ माई राइट इस बार का 7 अप्रैल का थीम है। विश्व रक्तदान 24 जून, 21 जून 2015 से मना रहे हैं। उसके बाद ओलंपिक 23 जून से। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया, चाइना से भी ज़्यादा। 28 जुलाई हेपेटाइटिस बाघ दिवस 29 जुलाई। उसके बाद हम बात करें 9 अगस्त को आपके आदिवासी दिवस 94 में मना रहे हैं। उसके बाद युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाते हैं, पोषण दिवस मनाते हैं 1 से 7 को, साक्षरता 8 को। उसके बाद विश्व हिंदी 14 सितंबर को, विश्व ओजोन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समय से। फिर उसके बाद विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। उसके बाद पर्यटन दिवस 27 को, वृद्धजन 1 अक्टूबर को। उसके बाद बात करेंगे हम सीधे 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम, 16 को विश्व खाद्य। उसके बाद पोलियो 24 को, हिम तेंदुआ 23 को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 को वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। फिर सुनामी जागरूकता 5 नवंबर को, कैंसर जागरूकता फिर उसके बाद 7 नवंबर को। तो लगातार ये चीज़ें आपको पढ़नी है अपने लेवल पे, है ना। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, याद रखें। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। उसके प्रदूषण दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, कंट्रोल वाला। सुशासन दिवस, उपभोक्ता कंज्यूमर दिवस, किसान दिवस 5 दिसंबर को, मृदा दिवस,
तो लगभग लगभग जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं ये आपको यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेनी है सारे के सारे दिवसों पे। तो मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी है, जो पोर्शन ज़रूरी है वो हम यहाँ पे प्रॉपर करा रहे हैं, और लगता है मुझे कि ये सफिशेंट है, आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी कहीं कुछ ऐसी संभावना लगेगी, हम कुछ एनालिसिस करके और यहाँ पर करंट अफेयर्स में चीज़ों को जोड़ देते हैं। मॉडरेट पेपर आएगा, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी, कोई बड़ा भारी कहीं से कुछ आना नहीं है कि आपको ना बने, है ना। तो सामान्य तरीके से आप पढ़ते रहिए और पूरी यूनिट को एक बार देख लीजिए, कहीं को दिक्कत होता है तो पूछ लीजिए, है ना। अब ये तो जो बात हुई वो हुई, इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है सामान्य टाइप की, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डेट है ना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है नूरा अल मटरासी, ये चर्चा में रही है। नूरा अल मटरासी, याद रखना ये कौन है, नूरा अल मटरासी। ये कुछ विविध टाइप की चीज़ें हैं 2023-24 की, जो सबसे ही परीक्षा में नहीं बनेंगी। तो ये नूरा अल मटरासी याद रखेंगे आप, ये महिला अंतरिक्ष यात्री है यूएई की। उसके बाद भूटान के अभी जो नए प्रधानमंत्री बने सोरिंग तोब्गे, वो इम्पोर्टेंट है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति याद रखेंगे दीना बोलुआर्टे, उनका नाम भी याद रखेंगे, दीना बोलुआर्टे। कई बार पूछ लेता है दीना बोलुआर्टे, दीना बोलुआर्टे। ये दीना बोलुआर्टे जो है ये पेरू की जो है, ये हाल फिलहाल में महिला राष्ट्रपति पहली बार चुनी गई हैं। उसके बाद कार्लोस अल्काराज, आपको पता ही है विंबलडन जीता इसने, बाकी सारे नोवाक जोकोविच ने जीते थे 23 वाले, और इस बार का 24 वाला जो है वो विन सिनर जो है, सिनर बना विनर, उनने जीता, है ना। इसके बाद अभी इम्पोर्टेंट है आपके दलाई लामा, जिनको 23 का रेमन मैक्से मिला है। इसके बाद एम्यूनल जो मैक्रो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 75वें गणतंत्र दिवस पर जो है भारत आए थे, है ना। एम्यूनल मैक्रो ये भी इम्पोर्टेंट है, एम्यूनल मैक्रो, ये 75वें गणतंत्र दिवस पर जो है वो हाल फिलहाल में जो है वो भारत आए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने पेट्री ऑर्पो, है ना, ये भी याद रखेंगे आप, पेट्री ऑर्पो, ये अभी फिनलैंड के जो है नए राष्ट्रपति बने, और फिनलैंड अभी हाल फिलहाल में नाटो का मेंबर भी बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अन्य, तो आपको मैं बता दूं अभी एक ललिता लाजमी जो चित्रकार रही हैं, उनका देहांत हो गया है। ललिता लाजमी, ये इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली चित्रकार है, इनका निधन 23 फरवरी 2023 को हुआ था, और ये चित्रकार है, इनकी विधा जो है ललिता लाजमी की, ये चित्रकार हैं, इनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है चर्चित व्यक्तित्व में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं आघव अर्जन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बास्केटबॉल खिलाड़ी आघव अर्जन, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, और हाल फिलहाल में जो इनको बास्केटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन चुना गया है। इसी तरीके से एक है आपके ललियान जुआला चांगते, है ना, ललियान जांगते करके लिख लो आप, तो यार फुटबॉल खिलाड़ी हैं ललियाल जांगते। इसके बाद दामोदर मौजू को तो आप जानते ही हैं, और इसके बाद जमशेद ईरानी जी, ये लास्ट टाइम इसलिए पूछ लिया था जमशेद जी ईरानी इसलिए पूछ लिया था क्योंकि उन्होंने जमशेदपुर शहर बनाया था टाटा नगर, और ये इसलिए पूछा था क्योंकि ये चर्चा में थे, इनका देहांत हुआ था 31 अक्टूबर 2022 को। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्टील मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया था इन्होंने शक्तिकांत दास को लेकर कि बेस्ट अवार्ड किसको मिला आरबीआई का, वैसे ही जमशेद जी टाटा को लेकर पूछा था। तो बड़े सरल 2-3 क्वेश्चन थे जो लोगों के गलत हो गए थे परीक्षा के अंदर। इसी तरीके से एक कनक रेले हैं, उनका निधन हुआ है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कनक रेले, अंडरलाइन कर लेना है, कनक रेले, क्योंकि हमारे सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर भी है हिस्ट्री में,
तो ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम है ना। अभी मैंने ललिता भी बताई थी आपको, जो चित्रकार हैं ललिता देवी, उनके बारे में मैंने बताया था। ललिता लाजमी के बारे में बताया था, वो चित्रकार हैं। वैसे ही आपकी कनक रेले हैं, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। वैसे ही आपके रमेश चंद्र लोहाटी चर्चा में है, जो 23 मार्च 23 को हमारे बीच में नहीं रहे, और रमेश चंद्र लोहाटी गुना के रहने वाले थे, और भारत के रमेश चंद्र जो लोहाटी है गुना से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो है गुना से संबंधित, और ये भारत के 35वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रहे थे। याद रखेंगे इसको आप। इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जो ज़रूरी थी। साथ में एक दिमाग में रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अनुसार हमारी जीडीपी कितनी है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अनुसार हमारी जीडीपी 6.3 है। वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा 6.3 बोला है, और आईएमएफ ने भी हमारा जो है वो 6.3 बोला है। जीडीपी क्या है, जीडीपी निकलता कैसे है? जीडीपी निकालते हम लोग टोटल सेविंग कितनी हो रही है, और हमारा आईको और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है, मतलब हमारी बचत कितनी है और हम अपने खर्चों को किस लेवल पे कम कर रहे हैं, उससे हम लोग जीडीपी निकालते हैं। तो 6.3 के आसपास जीडीपी ने बताइए, जबकि आरबीआई का कहना है करीब करीब 6.5 रहेगी। आरबीआई का कहना है 6 पॉइंट क्या रहेगा, 5 रहेगा, जबकि 7.5 कह रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि आईएमएफ के अनुसार कितना है, तो आईएमएफ के अनुसार 6.3 है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी 6.3 है, आरबीआई के अनुसार 6.5 है, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है वो 7.3 7.5 के बीच में है। 7.3 से 7.5 के बीच में है। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही साथ अब कई बार ये पूछ लेता है भाई, कुछ जीके टाइप की चीज़ों में ये पूछ लेता है कि कहाँ किसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे आपको कुछ कृषि उत्पाद से संबंधित सूची है, कुछ कृषि उत्पाद से संबंधित सूची है, वो अपने को यहाँ पर प्रॉपर पढ़ के जाना है कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में किसका फर्स्ट है, इंडिया में किसका फर्स्ट है, और मध्य प्रदेश में किसका फर्स्ट है। तो कृषि उत्पाद से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा। हालांकि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में और जो जीआई टैग है उसमें ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड लेवल पर आपको पढ़ना है। यूपीएससी भी क्वेश्चन देता है कई बार, जैसे चावल में चाइना पहला है, भारत सेकेंड, गेहूं में चाइना पहला है, भारत सेकेंड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर चावल की, तो चावल में चाइना पहला, भारत सेकेंड, गेहूं में चाइना पहला, भारत सेकेंड। उसी तरीके से सूरजमुखी में यूक्रेन, सूरजमुखी में कौन है आपका, सूरजमुखी में कौन है आपका, यूक्रेन है। करेंट के साथ कुछ जीके भी पढ़ा दे रहा हूं मैं। मक्के में यूएसए है, ज्वार में यूएसए है, दलहन में भारत है, याद रखेंगे आप। दलहन में कौन है, कृषि उत्पादों में दलहन में भारत है। कपास में भारत, जूट में भारत, मसाले में भारत, लेकिन तंबाकू में चाइना है ना। तंबाकू में कौन है आपके वर्ल्ड लेवल पर, तंबाकू में चाइना है। उसी तरीके से कोको के बीन्स में जो है वो कोडवे आइवर और घाना है। ये अभी कोको में पूछे थे कि कोको में कौन है, तो कोको में कोडदे आइवर और घाना। तो ये यूपीएससी का इस बार का ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था 2024 के आईएएस के पेपर में। वैसे एक सेब का आयात जो है वो अमेरिका नहीं करता, ऐसा करके दिया हुआ था, निर्यात नहीं करता। ये क्वेश्चन अभी पूछा था, क्यों पूछा था यहाँ पे, क्योंकि कोको को लेकर के लगातार चर्चा है, और कोडदे आइवर और घाना ये 2 देशों में जो है सबसे ज़्यादा आपके कोको बीन्स का कोटे दी आइवर और घाना में प्रोडक्शन होता है। टमाटर में चाइना है, आलू में चाइना है, प्याज में भारत, याद रखेंगे, सूखी वाली प्याज में भारत है, टमाटर में चाइना, आलू में चाइना, इसके बाद चुकंदर में रशिया है, नारियल में इंडोनेशिया, संतरा में आपके ब्राज़ील है, अंगूर में चाइना है, सेब में चाइना है ना। ये भी क्वेश्चन था इस बार यूपीएससी में कि सेब का जो है वो अमेरिका निर्यात नहीं करता, तो सेब पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे तुर्की है, सेब में 3rd नंबर पर अमेरिका, और हम अमेरिका से सेब बुलाते हैं क्योंकि सेब का निर्यात करता है। केला में भारत है, केला में कौन है, केला में भारत है, केला में भारत है। ये तो हो गए कुछ वर्ल्ड लेवल के उत्पाद जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भारत में अगर देखें तो गेहूं में यूपी पहला है, मध्य प्रदेश सेकंड है, चावल में पश्चिम बंगाल पहला है, मध्य प्रदेश का नंबर नहीं है, मोटे अनाज में कर्नाटक है, मक्का में कर्नाटक है, चना में महाराष्ट्र है, तूर में महाराष्ट्र, कुल दालों में मध्य प्रदेश है, सोयाबीन में अब मध्य प्रदेश सेकंड पे, महाराष्ट्र सेकंड में, कुल खाद्यान्न में यूपी का एमपी है, ज्योग्राफी में पढ़ा हमने। गन्ने में यूपी है, सूरजमुखी में कर्नाटक है, सरसों में राजस्थान है, टोटल कपास में गुजरात है, टोटल तिलहन में राजस्थान है, केला में आंध्रा, आम में आंध्रा। उसके बाद आलू में जो है वो यूपी है, टमाटर में एमपी है, टमाटर में एमपी है, और मध्य प्रदेश में 17 टमाटर सतना में, प्याज में महाराष्ट्र है, जीरा में गुजरात है, मेथी में राजस्थान है, काली मिर्च में कर्नाटक है,
हल्दी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में शहडोल है, लौंग में तमिलनाडु है। और सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश सेकंड हो गया, क्योंकि लगभग मान के चलो 42.12% महाराष्ट्र में सोयाबीन है, और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े को देखें तो 41.50 जो है मध्य प्रदेश में। तो सोयाबीन में जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो सोयाबीन में मध्य प्रदेश का अब जो है वो सेकंड नंबर हो गया। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है सोयाबीन, इसको याद रखेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो गेहूं में होशंगाबाद, मक्का में बालाघाट, कापी में बैतूल, चावल में बालाघाट, चिन्नौर में बालाघाट और बासमती में रायसेन। और गेहूं में अगर देखें सरबत्ती, जिसमें विटामिन भी मिलता है आपका, उसमें आपके सीहोर। इसके बाद तंबाकू में रीवा है, सोयाबीन में उज्जैन है, कपास में खरगोन, जो पिछली बार पूछा था कि कपास में किसका है पहला, तो कपास में कौन है आपका, खरगोन है। गन्ना में नरसिंहपुर, मूंगफली में खंडवा है, सरसों में मुरैना है। उसके बाद दलहन में नरसिंहपुर है, पपीता में धार है, केला में बुरहानपुर, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बेस्ट मेंशन अवार्ड मिला है। और इस बार केले में हम लोगों ने 1700 करोड़ के केले जो है वो बेच डाले हैं। तो केले में बुरहानपुर फिर से पूछ सकता है, केले में कौन, बुरहानपुर। उसके बाद आलू में इंदौर है, शुगर फ्री आलू में, प्याज में खंडवा है, टमाटर में सतना है, अदरक में छिंदवाड़ा, मिर्च में खंडवा, धनिया में गुना है, हल्दी में बुरहानपुर है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रियावन लहसुन, जो रियावन लहसुन चर्चा में रही है, उसमें आपके जो है वो रतलाम है। और ओवरऑल लहसुन में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे आ गया है। लहसुन में क्या है आपका, मंदसौर है। लहसुन में आपका क्या है, मंदसौर है। तो कृषि उत्पाद से निश्चित तौर पर जितनी बातें मैंने यहाँ करी हैं, इनसे एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। इसी तरीके से खनिज से क्वेश्चन मिलेगा, खनिज 2024-25। पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंडिया का देख लेते हैं, और फिर एमपी का देख लेते हैं। तो यूरेनियम में वर्ल्ड में कजाकिस्तान है पहले पे, हीरा में रशिया है ना, यूरेनियम को ये लोग कहते हैं कजाकिस्तान है, हीरा में रशिया है, मैग्नीज में साउथ अफ्रीका है आपके, मैग्नीज में आपके कौन है, साउथ अफ्रीका है, ग्रेफाइट में आपका चाइना है, ग्रेफाइट में चाइना है, कोयला में चाइना है, आयरन में ऑस्ट्रेलिया है, कच्चा तेल में यूएसए है, उसके नेचुरल गैस में यूएसए है, टंगस्टन में चाइना है, टीन में चाइना है, चांदी में मैक्सिको है, ची हुआ है ना, याद रखना है, चांदी में आपका ची हुआ जो है ये मैक्सिको के अंदर, और मैक्सिको का में है आपके चांदी में, मैक्सिको में चांदी। यूरेनियम में कजाकिस्तान, हीरा में रशिया, मैग्नीज में आपके दक्षिण अफ्रीका, ग्रेफाइट में चीन, कोयला में चीन, आयरन में ऑस्ट्रेलिया, लोएक्स में ऑस्ट्रेलिया, कच्चा तेल में यूएसए, नेचुरल तेल में गैस में यूएसए, टंगस्टन में चाइना, टीन में चाइना, चांदी में मैक्सिको। उसके बाद जस्ता और स्वर्ण में भी जो है आपका चाइना, और जस्ता में भी आपका चाइना, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा में चिली, तांबा में क्या हो गया, चिली, तांबा में चिली, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा चीन एल्युमिनियम में भी फर्स्ट है, और चीन जो है वो सीमेंट में भी फर्स्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे भारत की, कोयला में आपके छत्तीसगढ़ पहला है, उसके बाद लिग्नाइट में तमिलनाडु है, अबरक में आंध्र प्रदेश है, हीरा में मध्य प्रदेश, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, ग्रेफाइट में उड़ीसा, पैराइट में उड़ीसा, लोएक्स में उड़ीसा, कच्चा तेल में राजस्थान, नमक में गुजरात, नेचुरल गैस में आपका असम वाला क्षेत्र, बॉक्साइट में उड़ीसा, टीन में छत्तीसगढ़, चांदी में राजस्थान, जस्ता में राजस्थान, सोने में कोलार कर्नाटक, तांबे में मध्य प्रदेश, क्रोमाइट में उड़ीसा, राजस्थान में राजस्थान, बायराइट में आपके आंध्र प्रदेश, और जिप्सम में आपका राजस्थान। अब मध्य प्रदेश में देखें तो तांबा में बालाघाट, B21 के अनुसार, सोना में सीधी, टंगस्टन में होशंगाबाद, लोहा में जबलपुर, मैग्नीज में बालाघाट, पुरंडम में सिगरौली, बॉक्साइट में बालाघाट, सीसा होशंगाबाद, टीन बैतूल, डोलामाइट झाबुआ, ग्रेफाइट बैतूल, राजपाट पे झाबुआ, हीरा पन्ना, चूना पत्थर है, सुरमा है जबलपुर, उसके बाद संगमरमर, उसके बाद बायराइट, एस्बेस्टस में झाबुआ, अबरक में बालाघाट, और फेल्सपार में जो है आपका, फेल्सपार में आपका जबलपुर। तो लगभग मान के चलिए आप कि ये हमने जो करंट देखा है, ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको पढ़ के जानी है। अब समय बच गया है कम, और इस कम समय में आपको करना है ज़्यादा काम, तो बिल्कुल आप हो जाइए गंभीर, क्योंकि आप मान के चलिए कि जो भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें पूछी जा रही है, जो भी चीज़ें संभावना दिख रही है यहाँ पे पूछ सकता है, उसमें बिल्कुल सटीक चीज़ों पे, बिल्कुल जहाँ से फोकस हो सकता है, जहाँ से बिल्कुल निश्चित तौर पर पूछ सकता है कि हाँ भैया ये प्रश्न तो यहाँ से आएगा ही, उन्हीं चीज़ों को अपने को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश करना है। जैसे अभी यहाँ पर हम बात करें
तो ये एक गोलमठ मंदिर मध्य प्रदेश में चर्चा में, जैसे पिछली बार मतंगेश्वर मंदिर पूछ लिया था कहाँ पर है, खजुराहो में, तो वैसे ये गोलमठ मंदिर है। ये गोलमठ मंदिर है जो कि लगातार अभी चर्चा में है। तो ये गोलमठ मंदिर को अपने को यहाँ पर याद रखना कि गोलमठ मंदिर कहाँ पर है, मैहर में, है ना। गोलमठ मंदिर कहाँ पर है, मैहर में, ये अपने को याद रखना है। गोलमठ मंदिर की लोकेशन कहाँ पर है, गोलमठ मंदिर की लोकेशन है आपके यहाँ पर मैहर में। और आप देखेंगे ये मैहर वाला इलाका ये है जो हाल फिलहाल में सतना से लगा हुआ है, और यहीं पर मुकुंद सफारी है, और मऊगंज जहाँ पे बहुटी जलप्रपात है, और ये पांडुरना जहाँ पर आपका क्या है, ये आपका गोटा मार का जो है मेला लगता है। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो लगभग मान के चलिए जो चर्चा में है उनको ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नया संसद भवन बना है, हाँ, इसको भी जरा दिमाग में रख लेंगे आप, नया संसद भवन को। नया संसद भवन जिसको 10 दिसंबर को उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के, उसमें 384 सीटें राज्यसभा और लगभग 888 लोकसभा में हो गई। और अगर देखें तो कंपैरिजन देखें तो लास्ट टाइम जो पुराना था वो इरविन के समय 1927 में बना था। इरविन के समय का बना था 1927 में। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। और इस बार वाटर डे की थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज, याद रखेंगे 22 मार्च, एक्सीलरेटिंग चेंज। और एक खास बात, जैसे हमेशा याद रखें कि 2023 को मनाया गया था मिलेट ईयर, तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था तो 2023 में कौन सा वर्ष था, मिलेट ईयर। तो 2023 में जब मिलेट ईयर पूछा था तो निश्चित तौर पे 24 में भी पूछा उन्होंने कि 24 वाला ईयर क्या है, तो 24 वाला कैमिल्ड ईयर था। तो ये कैमिल्ड ईयर कौन हो गया, 24 वाला, ये हो गया आपके मोटा अनाज वाला। अब इस बार जो 2025 वाला ईयर है यूएनओ का, वो है आपके क्वांटम प्रौद्योगिकी से, क्वांटम प्रौद्योगिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम प्रौद्योगिकी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है। 2025 की जो थीम है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है क्या। 2025 को जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से आपका टॉपिक कनेक्टेड है, ये यहाँ पर अपने को प्रॉपर याद रखना है। तो आई होप कि जितनी चीज़ें जिस लेवल पर हो सकती थी वो मैंने सारी करा दी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो आपको याद रखना है, कृषि उत्पाद देख लेंगे आप, खनिज उत्पाद देख लेंगे, है ना। एक आपका प्रोजेक्ट 75 भारत और जो है फ्रांस का चल रहा है, और इसमें 5 प्रकार की जो पनडुब्बियाँ हैं वो बनाई गई हैं, 5 प्रकार की पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं। तो उसको अपने को थोड़ा देख लेना है कि 5 प्रकार की पनडुब्बी में पहले कलवरी बनी थी 2017 में, फिर खंडेरी, फिर करंज, फिर वेला, फिर वागीर, और हाल फिलहाल में वाघसीर। हाल फिलहाल में क्या, हाल फिलहाल में बनी क्या, वाघसीर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ आपने को याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो 75 है वो किसके साथ चल रहा है। प्रोजेक्ट 75 हमारा चल रहा है बेसिकली ब्रिटेन के साथ, बेसिकली फ्रांस के साथ। किसके साथ चल रहा है हमारा चल रहा है फ्रांस के साथ। तो लगभग मान के चलिए ये यहाँ पर आपका एक टॉपिक हुआ। फाइनली हमारी तरफ से लगभग हमने जितनी इम्पोर्टेंट एनर्जी के साथ यहाँ पे हम करा सकते थे हमने कराया। इस बार 21 जून की जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इस बार की थीम है। ये अपने को याद रखना है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अच्छा, अभी बहुत सारे साहित्यकार हैं जो बच्चों को याद नहीं होते। मैंने बोला हरिशंकर परसाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और गंधर्व कुमार जी, इनको तो बिल्कुल आप पढ़ के जाइए, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे कालिदास जी के बारे में,
कालिदास जी को भारत का क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं, करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। तो कालिदास जी के बारे में कि उन्होंने शिव पार्वती के बारे में जो बातें करी थी वो करी थी आपके कुमार संभवम के अंदर। संस्कृत के महान उपन्यासकार हैं, इनको शेक्सपियर कहते हैं। और कालिदास समारोह जो है उज्जैन मनाया जाता है, कालिदास अकेडमी जो उज्जैन में, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने कुमार संभवम के पहले सर्ग में हिमालय पर्वत का जिक्र किया है, ये अपने को याद रखना। जबकि अमरकंटक के बारे में उन्होंने मेघदूत में कहा है। उनकी रचनाएं पूरी एक बार अच्छे से देख लेना आप। इसके बाद जो भ्रतरी हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो भ्रतरी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रतरी जी जो है उन्होंने अपने जो भी तीनों शतक लिखे हैं, उन तीनों शतकों के अंदर जो भ्रतरी हैं, राजा भ्रतरी, उन्होंने धन और अहंकार की निंदा करी और उन्होंने सतकाय करके नीति शतक जो लिखा था उसमें धन और अहंकार की निंदा करी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके बाद हमने बात करी आपके एक बड़े फेमस भवभूति जी के बारे में। तो भवभूति जी को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अम्बक के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अम्बक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लास्ट आचार्य केशवदास जी की रचना आ गई थी रामचंद्रिका, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद करके जाएंगे। रामचंद्रिका इनकी रचना लास्ट टाइम पूछ ली थी। इसके साथ ही साथ महाकवि भूषण जी के बारे में भी पूछा था। भूषण विलासा छत्रसाल दशक किसकी रचना है, इनको भी आप देख लेंगे, है ना, प्रॉपर है। माखनलाल चतुर्वेदी दीप से दीप जले, इनकी बड़ी फेमस रचना है दीप से दीप जले, इनके बारे में भी आप थोड़ा देख लेंगे। इनकी जितनी रचनाएं हैं, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, युगचरण, समर्पण, सारी की सारी रचनाएं। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भी रचना है, पिछली बार मुकुल पूछ ली थी, है ना, इसको भी एक बार थोड़ा देख लेंगे। करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं एमपी के करंट अफेयर्स का भाग इसको मानता हूँ। पुष्प की अभिलाषा जो रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी की बड़ी फेमस रचना है, उसको भी एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है क्या। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी के लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो हरिशंकर परसाई जी के क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे, शताब्दी वर्ष है, 1924 में इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई जी का आदरणीय। इनका भूत के पाँव पीछे ठिठुरता लोकतंत्र, भूत के पाँव पीछे ठिठुरता लोकतंत्र, हंसते हैं रोते हैं, ये बड़ी फेमस रचना है। इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, व्यंग्यकार रहे हैं, इनको भी एक बार आप देख लेंगे। और ये घाघ को जो है आपको दुलरी बाई दुबे के नाम से भी जाना जाता है, और ये कृषि वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है, ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की मेरी 51 कविताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 100 साल पूरे हो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी आप देख लेंगे। फिर ये जहर बख्श करके हैं जो बाल साहित्यकार हैं, डॉक्टर हरिकृष्ण देवरसे की पुण्यतिथि पर जो है इनके द्वारा रचनाएं लिखी जाती हैं। तो ये जहर बख्श, इनके बारे में भी लिख लेंगे, बाल साहित्यकार हैं, ठीक है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक बड़ी फेमस रचना है, भोपाल यूनिवर्सिटी में इनके नाम से वो भी है, सृजन पीठ बनी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप देख लेंगे। कुमार गंधर्व जी, जिनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और हाल में सरकार ने जो गंधर्व अवार्ड है उसकी राशि भी 5 लाख रुपए कर दी है, तो ये भी आप थोड़ा देख लेंगे, है ना। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा गाँव है जो पूरी तरीके से संस्कृत में बात करता है, उस गाँव का नाम है झिर्री, इसको भी थोड़ा आप देख लेंगे। जो पूरा का पूरा गाँव जो है ये संस्कृत में बात करता है, चर्चा में रहा है झिर्री, इसको भी आप थोड़ा देख लेंगे। इसके अलावा प्रदीप कुमार की रचना ये मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, इसको भी थोड़ा आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। जहांगीर रथ चंद्रिका लगातार चर्चा में है ना, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, दशक मना रहे हैं शताब्दी वर्ष, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। आला उदल का गान है वो भी देख लेंगे, हर चरित्रम भी देख लेंगे, लगभग जितनी चीज़ें हैं, है ना। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की याद रख लेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश याद रख लेंगे, महाराजा चक्रधर जो संगीत से जुड़े हुए उनके बारे में भी याद रख लेंगे आप। और माखनलाल चतुर्वेदी मैंने आपको बता ही दिया। साहित्य अकेदमी जो है वो 52वीं कला परिषद, साहित्य परिषद 54 कला परिषद 52वीं याद रखेंगे। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की भी रचनाएं देख लेंगे आप। पद्माकर समारोह सागर में मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। शरद जोशी भी इंपॉर्टेंट है, शरद जोशी को भी आप एक बार देख लेंगे, व्यंग्यकार हैं। और जीप पर सवार इल्लियाँ ना, ये प्रमुख रचनाओं में से एक है इनकी। और अभी मीरा जो है, मालती जोशी जिनको मालवा की मीरा कहते हैं, उनका चर्चा में रही, उनको भी देख लेंगे। मीना मनु भंडारी जो
महेंद्र कुमार के नाम से, महेंद्री कुमार के नाम से जानी जाती हैं। इनको भी अपन देख लेंगे, इनके बारे में। महेंद्री कुमारी, मंसूर की इनकी किताब है मैं हार गई 1 इंच मुस्कान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बालकृष्ण बैरागी, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इनकी एक बड़ी फेमस रचना है सिंड्रेला, ये इंपॉर्टेंट है। और अपनी गंध में नहीं बेचूंगा, है ना, नंदराम दास के नाम से फेमस है। और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये भी पूछ सकता है। तो लगता है मुझे कि जितने ज़रूरी टॉपिक हैं वो यहाँ पर आपको कवर कर लेना चाहिए। अपनी गंध नहीं बेचूंगा किसकी है? बाल कवि बैरागी की है। और इसके साथ ही साथ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद में धब्बा। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद में धब्बा, तो ये भी आप एक बार देख लेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा जो मेन इरा बच रहा है, ये आपके मेन पॉइंट में अगर हम जाएं तो मुझे लगता है कि सारा का सारा टॉपिक आपको यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट 75 हो गया। फिर भाई INS मगर करके है, जो 36 साल की सेवाओं के बाद 2023 में रिटायर हुआ है, तो INS मगर एक बार देख लेंगे आप। फिर इसके बाद एक वरुणास्त्र करके तारपीडो है, जिसका 95% भाग स्वदेशी स्तर पर बना है, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ प्रलय मिसाइल, जिसको अभी उड़ीसा के APJ कलाम द्वीप के वहाँ पर जो है इसका विमोचन किया गया, देख लेंगे। और 21 जून को योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम थी, वो भी याद रखेंगे। और इस बार की हेल्थ दिवस की थी माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ और माई राइट, माई हेल्थ और क्या, माई हेल्थ और माई राइट। कुछ अच्छे और कठिन और तीखे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको जो है वो अन्य बच्चों से बेहतर स्थिति में ला देंगे और आप बहुत अच्छी स्थिति में परफॉर्मेंस करके उभरेंगे। तो एक बार ज़रा सा और कुछ थोड़ी मेहनत हम कर लेते हैं, ताकि कहीं से कहीं तक जो है वो आपको परेशानी परीक्षा हाल में ना हो। यहाँ हो जाएगा चलेगा। तो ये हो गया आपके। इसके बाद चंद्रयान 3 भी गया था, 14 जुलाई को पहुँचा था, 23 अगस्त को, ये भी देख लेंगे। चंद्रयान 1 2 निसार भारत और जो आपके नासा और इसरो के संयुक्त अभियान है, देख लेंगे। सबसे ज़्यादा पेड़ मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़ थर्ड पे, ये देख लेंगे। बालाघाट में MP में सबसे ज़्यादा, उज्जैन में सबसे कम, ये भी याद रख लेंगे आप, है ना। और COP29 का अगला सम्मेलन बाकू में होने वाला, ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। बलराम तालाब योजना याद रखेंगे, 2007 में चालू हुई। पद्म विभूषण की लिस्ट याद रख लेंगे, पद्म भूषण की लिस्ट याद रख लेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ 1924 में बना था, ये अपने को याद रखना है। इसका मुख्यालय लुसाने में है। और लास्ट टाइम उन्होंने पूछ लिया था एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो 1950 में बना और वो नई दिल्ली में है। और उस समय SP गर्ग साहब को इसका हेड बनाया गया था और वो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ लिया था। वैसे ही इस बार पूछ लेगा कि आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ बना 1924 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। फिर भारतीय हॉकी संघ 1925 में ग्वालियर में 100 साल पूरे हो रहे हैं। जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल HSS चेस से संबंधित, ये 1924 में बना स्विट्जरलैंड में, इसके भी लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। तीरंदाजी संघ जो नई दिल्ली में अर्जुन मुंडा जिसके हेड है 73 में बना, 50 साल पूरे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथिकल एमेच्योर फेडरेशन जो 1912 में बना मोनाको में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश खेल विभाग कल्याण विभाग 75 में बना, खेल संचालनालय 75 में बना और हाल ही में खेल संचालनालय को खत्म कर दिया, इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 34-35 में चालू हुई थी, इस बार मुंबई जीती, 22 में पहली बार MP जीती थी, है ना। इसके बाद विजय हजारे 73 में चालू हुई थी, याद रखेंगे। कुछ ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 41 से चालू हुई और इस बार सेना की टीम जीती और सेना की टीम ने जो है इस बार किसको हराया, सेना की टीम ने इस बार हराया गोवा को। और राष्ट्रीय खेलों के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे। 112 पदक जो है वो मध्य प्रदेश ने जीते और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। ठीक है। उबेर कप इस बार थाईलैंड जीती। उबेर कप 56-57 चल रहा है, महिलाओं से रिलेटेड है। पुरुष कप थॉमस ये 1948 में चालू हुआ, ये भारत जीता। अजलानसा 83 से चालू हुआ, ये जापान जीता। कॉमनवेल्थ में भारत के 61 पदक थे, याद रखेंगे। और एशियाई खेलों में भारत के 107 पदक थे, याद रखेंगे। तो ये कुछ खेलकूद का भी करेंट हो गया, इसको अपने को देख लेना। इसके बाद मैं 1-2 चीज़ें MP से रिलेटेड करेंट की और बता दे रहा हूँ। ये आपके मुतक गिरी है, मुतुंग गिरी भी बोलते हैं इसको, धार में है। और ये 108 जैन मंदिर समूह से रिलेटेड चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और
जो है ये बेसिकली आपके मुक्तगिरी जो है, मुक्तागिरी बैतूल में है और मुतुनगिरी जो है धार में है, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके, ये है आपका नचना कुठार का मंदिर। ये नचना कुठार का मंदिर है, ये आपके बेसिकली पन्ना में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुप्त काल का मंदिर है, पन्ना में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद ये एक यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, एक नीलकंठ महल है, शिव भगवान का मंदिर है मांडू में, ये भी चर्चा में 1000 साल पूरे हो रहे हैं इसके। ये नीलकंठ मंदिर है धार में, इसके लगभग 50 साल पूरे हो रहे हैं, है ना, ये 100 साल पूरे हो रहे हैं, 1000 साल पूरे, 1000 साल पूरे, 1001 साल पूरे हो रहे हैं नीलकंठ मंदिर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक प्राचीन समय में शून्य का उल्लेख जो 876 में हुआ था, ये ग्वालियर के अंदर एक मंदिर है, ग्वालियर के अंदर एक मंदिर है ना, उस मंदिर को अपन यहाँ पे देख लेते हैं, वो मंदिर कौन सा है और उस मंदिर की लिपि को अपन देख लेते हैं 2 मिनट। ये चतुर्भुज मंदिर जो है ये ग्वालियर में है, जहाँ से कई साल पहले जीरो के प्रमाण मिले हैं। तो वो पूछ लेगा चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर जो 876 में था, विश्व के सर्वाधिक शून्य के साक्ष्य यहाँ मिले, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद ये है आपका लाल बाग पैलेस, जिसको इंदौर में बनाया था शिवाजीराव होलकर ने, है ना, लाल बाग पैलेस है जिसको शिवाजीराव होलकर ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यशवंतराव होलकर को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और ये वास्तुकार इटालियन डिजाइनर शिवाजीराव होलकर के द्वारा बनाया गया था लाल बाग पैलेस को। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कमाल मौला की मस्जिद है, भोजशाला विवाद जिसको लेकर के अभी धार का विवाद चल रहा है, राजा भोज का समय 1000 से 1050, तो भोजशाला विवाद जो चल रहा है ये कमाल मौला की जो मस्जिद है उसको लेकर के चल रहा है, ये भी अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा एक वन खंडेश्वर महादेव का मंदिर है, वन खंडेश्वर महादेव का मंदिर 1175 में भिंड में बना था, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार मतंगेश्वर मंदिर पूछा है, तो भिंड में मंदिर है वन खंडेश्वर महादेव का मंदिर, ये याद रखना है अपने को, ये बनाया था भिंड में 1175 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है, इसको डॉक्टर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये सोनारी सांची के पास स्तूप है, जैसे भरूच स्तूप 1873 में जॉर्ज कनिंगम ने खोजे थे, अशोक ने बनाया था, पुष्यमित्र सुंग ने उसको कंप्लीट कराया था, वैसे ये भी चर्चा में। वैसे ही ये विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है खजुराहो के अंदर, जिसको हम लोग जो है ये सोनारी तक बना गए थे। मतंगेश्वर मंदिर में मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से मैंने आपको एक बात बताई यहाँ पे कि एक ये चित्रगुप्त सूर्य मंदिर है जिसमें 7 घोड़े अंकित हैं, ये खजुराहो के अंदर है। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जिसको विद्याधर ने बनाया, बाद में धंग ने उस पर कुछ डेवलपमेंट के काम किए, तो ये बेसिकली कंदरिया महादेव मंदिर को एक्चुअल में बनाया था धंगदेव ने। तो कंदरिया महादेव ये चित्रगुप्त मंदिर भी धार में ही है, और ये है आपका कंदरिया महादेव, जिसके कारण यूनेस्को की सूची में जो है खजुराहो को 1986 में सबसे पहली बार शामिल किया गया। उसके बाद ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो कब्र है वो सारंगपुर में है, राजगढ़ में। वो कहाँ पर है? सारंगपुर में, राजगढ़ में। ये है आपके सारंगपुर में, राजगढ़ में। उसके बाद एक कलचुरी शासक थे कर्णदेव, उनने एक मंदिर बनाए थे पातलेश्वर शिव मंदिर करके। तो ये अमरकंटक में बड़ा फेमस मंदिर है। ये आपको पूछ लेगा कि भाई पातलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है, तो पातलेश्वर शिव मंदिर जो है वो अमरकंटक में है, जिसको कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कलचुरी शासक कर्णदेव के द्वारा इसको बनाया गया था। इसके बाद सांची स्तूप के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना। 1989 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। काकनाथ बाग पूरा नाम है, और जनरल टेलर के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक आलमगीर का दरवाज़ा है जो ग्वालियर के दुर्ग में, और हाल ही में इस ग्वालियर के दुर्ग को जो है वो यूनेस्को की टेंटेटिव साइट में शामिल किया 525 में। इसको राजा सूरसेन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ये बाघ की गुफाएं हैं जिनको 2008 में GI टैग में मिला है, और ये बाघ की गुफाएं जो है ये आपके धार में है। ये काला ताजमहल है बुरहानपुर के अंदर, ये भी याद रखेंगे आप। एक काला ताजमहल है, एक काला ताजमहल है बुरहानपुर के अंदर, ये भी अपने को याद रखना है। फिर ये जयविलास पैलेस है जिसको कि 1874 में, आज से 150 साल पहले जयजीराव सिंधिया ने बनाया था, है ना। ये जयविलास पैलेस 1874 में आपके जयजीराव सिंधिया ने बनाया था।
स्वास्तिक के चिन्ह से मेल खाते हुए एक इंडो इस्लामिक संस्कृति का मंदिर है, जिसको दतिया का मंदिर या गोविंद पैलेस का मंदिर कहते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। इस स्वास्तिक के चिन्ह जैसे डिजाइन है, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ये मंदिर दतिया में बनाया गया। इसको दतिया प्लेस भी कहते हैं और कई लोग जो है इसको स्वास्तिक प्लेस भी कहते हैं और कई लोग इसको गोविंद प्लेस भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, उसमें स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए और न्याय मुकुट का हीरा है, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद धार का किला है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब मध्य प्रदेश के मालवा आया था तो उसने धार का किला 1344 में यहाँ पर डेवलप किया था। 1344 में आपके यहाँ पर डेवलप किया था। इसके बाद ये बिलोवा की गुफाएं हैं। गुफाएं तो बहुत सारी है, लेकिन ग्वालियर में आपके बिलोवा की गुफाएं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये मारा की गुफाएं हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है। मारा की गुफाएं ये सिंगरौली में है। मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में है। ये भोजेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी इसको कहा जाता है, तो ये भी यूनेस्को की टेंटेटिव साइट में शामिल किया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछ सकता है। फिर अमरकंटक, जिसको तीर्थराज कहते हैं, वहाँ हाल फिलहाल में एक मंदिर चर्चा में, श्री यंत्र महामाया मंदिर अमरकंटक में है, जिसको अनूपपुर के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्साइट फेमस उनका रेणुकूट भी कहते हैं, और अमरकंटक का ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसे ही सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, जिसको नवाब शाहजहाँ बेगम के द्वारा बनाया गया था। ताजुल मस्जिद ये भोपाल के अंदर है ना। आर्ट एंड कल्चर में पूरा करेंट का जोड़ के पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद लगभग कोई टॉपिक छूट भी रहा होगा तो अब आप अपने लेवल पे पढ़ लें। और मैं फाइनल अब आपको बता दूं कि अब सब बढ़िया ठंडे दिमाग से आके पेपर दीजिए और बढ़िया तरीके से जो है पेपर दीजिए और फोकस करिए पेपर पे। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप पेपर अच्छा करेंगे। अब 100% हमने अपनी तरफ से दे दिया, अब आप अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए, ज़रूर अच्छा होगा, बेहतर होगा और आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं का, या जिस तरीके का दृष्टिकोण परीक्षाओं के अंदर विकसित हो रहा है, अब मान के चलिए कि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परीक्षा में बाहर कर सकती है। इसलिए प्रश्नों को करते समय आप ज़रूर ध्यान देंगे। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी के अप्रोच को देखिएगा। यूपीएससी ने किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में इस बार पूछ लिए थे, और वही संदर्भ अगर इस बार परीक्षा का रहा तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी तकलीफ परीक्षा हाल में हो सकती है। पेपर करते समय बहुत सचेत होकर, बहुत ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप बैठ करके करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है रिपीट कर दे। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगी हुई है? जिसको भी 49वें समानांतर रेखा पता है, भारत का नारा टिक लगा देगा। विपिन रावत का सीडीएस वाला स्टोरी पता होगा तो पहला वाला स्थायी अध्यक्ष होते हैं, जब तक रहेंगे सलाहकार होते हैं, लेकिन वो कभी भी सैन्य कमान नहीं करेंगे। सैन्य कमान तो जो है वो राष्ट्रपति करेगा। इस तरीके का संदर्भ जो है परीक्षाओं में देखने को मिलता है। अभी देखो डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो नगर पालिका 9A में है, आपात उपबंध 18 में है और संशोधन 20 में है। 1, 2, तीनों सही है। परिसीमन आयोग 4 है, तो आपको 4 याद होना चाहिए कि भाई 2026 में जो बनेगा वो 5वां होगा। नमक पता है तो आपका 71वां संविधान संशोधन लग जाएगा, है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा भारी कोई टफेस्ट मामला लग रहा हो परीक्षा में कि हाँ भैया बनेगा ही नहीं, बहुत ही टफ है, तो ये तो हमारे बस का ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा मन लगाना है, चीज़ें अपने आप जो है वो हैंडल हो जाएंगी। आप देखेंगे लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए दोनों क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ये भी दोनों बहुत सरल क्वेश्चन है। 1 लाइन फैक्ट है। आप देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष, और ये आपको 1935 में अखिल भारतीय संघ। बाकी सेकंड वाला पॉइंट जो है गलत है। मैं ये भी कोई ऐसा बड़ा भारी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे अभी यूनेस्को की कौन सी साइड है, ये यूनेस्को की साइड अभी रूपोन हो गई। ये देखिए, इसमें भी देखिए अगर ये पता है और ये पता है तो आप यहाँ पे 2 लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। वैसे जनसंख्या में आपको ये पता है कि भैया हाँ यहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर नेगेटिव है, तो आपको पता है कि भाई 1, 3 और 5 यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप इसको भी 2 मिनट में लगा लोगे। तो ऐसे ही करके बड़े सामान्य टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे हुए हैं ना। 1-2 प्रश्न में देख रहा था बायोलॉजी से रिलेटेड, हो सकता है कि वो प्रतिषेध वाला क्वेश्चन भी सरल ही था। नारी शक्ति योजना है,
ये नारी शक्ति योजना में यहाँ पे गलती से उन्होंने 70वीं विधानसभा की जगह 18वीं दी है। जो थोड़ा भी दिमाग लगेगा यहाँ पे इसको पकड़ लेगा तो इसको गलत करके दोनों को सही कर देगा। वैसे इसमें ये पहला वाला पॉइंट गलत है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है सही। अगर आपने सुरक्षित मातृत्व योजना पूरी डिटेल में पढ़ी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी देने में ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। ये ओपेक वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। वेनेजुएला आर्थिक संकट से उभर रहा है, पलायन कर रहा है, उसके पास विश्व के बहुत सारे भंडार है। अभी अपन ने ओपेक पढ़ा था तो मैंने बताया भी था वेनेजुएला वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिला है। उसी तरीके से लगातार अगर देखें तो ये आपको एक जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि भैया कौन है जिनके अंदर विष होता है। भैया विष ये तीनों में विष होता है। अगर आप बायोलॉजी या व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा भी रख रहे होंगे तो तितली में भी होता है, मत्स्य में भी होता है, मेंढक में भी होता है। तीनों विषाक्त जाती है। अब वो उसमें वैरायटी के विष वाले जीव आते हैं जिनके अंदर ये विष जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो आई होप कि लगभग जितना जरूरी था उतना अपन ने कर लिया। जैसा भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलते हैं। व्यवहारिक ज्योग्राफी अब देखेंगे तो हमारी किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हमारी बुक में तो चारों इसके अंतर्गत आएंगे, चारों इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखें आप। तो जितना आप पढ़ सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना पढ़ लीजिए और जितना ज़रूरी है वो प्रॉपर पढ़ के जाइए, है ना। अब ये जैसे ये प्रश्न है यहाँ पर सामने, इसमें भी देखिए मटर कुल के कितने हैं। थोड़ी भी अगर बायोलॉजी जानते हैं, थोड़ी भी बायोलॉजी जानते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं इस प्रश्न को करने में। इस प्रश्न को करने में आप 2 मिनट लगाओगे, तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तीनों क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा भी एक प्रश्न आया हुआ था, व्यवहारिक पढ़ाई करिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, रटन तो विद्या से बाहर आ जाइए। जैसे भी एक निपाह वायरस जो केरल में फैला हुआ था, अब चमगादड़ से पड़ा था। चमगादड़ को इंडियन फ्लॉक्स बोलते हैं। तो इंडियन फ्लॉक्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के अंतर्गत पीड़ित जंतु, सही बात है, इसके भी अनुसूची में बदलाव भी हुआ है। 8 सितंबर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया था। इंडियन फ्लॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं चमगादड़ को। और ये अभी निपाह वायरस आपके केरल में फैला था, जंतुओं का रक्त पीता। दोनों बातें सही और दोनों जो है व्याख्या करते हैं इसके, सरलता। वैसे ये पूछा कि कौन पैरासीडाइट्स स्पेसीज हैं। दिमाग नहीं है, बाकी सब है। दिमाग नहीं है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। जो दूसरों पे रह करके उन्हीं का नुकसान करते हैं। एप्पल खाएंगे तो उसका एप्पल को ही नुकसान पहुंचा देंगे, है ना। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का रिलेटेड है, हमारी किताब से डायरेक्ट आया। आपको पेज नंबर बता दूंगा मैं, जलवाष्प में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो जलवाष्प जो है ये गैस है और इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुव पर जो है ये कम होती है, इसका प्रतिशत कम होता है। और जलवाष्प जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से भी निकलता है। जलवाष्प से 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा सही है, इसका ही अलग अलग है। कोरियोलिसिस के दोनों सही हैं। 21 जून मनाया जाता है 2015 से, वो तो एमपीपीएससी पूछती है कहाँ पर इसकी सूर्य किरण ज़्यादा पहुँचती है। सूर्य उत्तरायण होता है, मकर संक्रांति मनाते हैं, उसके बाद आर्कटिक और आपके कर्क रेखा। चारों ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वहीं के वहीं बन जाएंगे अगर थोड़ा भी आपके अंदर दिमाग है और थोड़ा भी विवेक आपके अंदर है। इस प्रश्न को करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है मैराइन को लेकर, पिछली बार भी था कि कौन सा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये पूरी की पूरी जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। और ये भी 2 तरीके का होता है, लैंटिक और लोटिक। लैंटिक में आपके तालाब और झरना आता है, लोटिक में आपके नदी और झील आता है। और जो बहता हुआ पानी है वो हमेशा ठीक ठाक रहता है, तो वो लैंटिक है, नदी और झरना। और जो तालाब और झील है वो आपके शुद्ध पानी रहता है, तो लैंटिक लोटिक। और ये इसकी विशेषताएं हैं मैरीन की, 50 से ये वर्षण भर वर्षा होता है। हालांकि विषुवत रेखा की भी ये 2 विशेषताएं हैं, लेकिन ये तीसरी वाली वर्षा वाला जो पॉइंट नहीं, ये तो टोटल गलत है, टोटल गलत। 2 मिनट का उत्तर है। कांगो बेसिन के अंदर ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, अमेजन के अंदर, ठीक है क्या। ये भी आप देख लेंगे। इस तरीके के प्रश्न कुछ रह गए थे तो ये मैं यहाँ पर कुछ आपको कवर करा दे रहा हूँ। कोरियोलिसिस बल वाला हो गया क्वेश्चन, है ना। ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो भाई नाइट्रिक एसिड को यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप जब ब्लड में फ्लो करते हो, आपने सुना होगा कि भाई कई बार क्या होता है कि किसी को एड्स का प्रॉब्लम होता है तो उसका टी लिम्फोसाइट जो है उसमें टी सेल कम होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में उसको बॉडी के अंदर से नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड करके जो है उसके ब्लड को फ्लो को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं।
अब जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था, ये वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, कि भाई राफेल जो है और ये जो है आपके ये क्या है इसका तेजस MiG-21। तो भैया हमारे इतनी सारी MiG-29 की घटनाएं हो रही हैं, तो हमने MiG-21 की MiG-29 लाया, तो इसकी स्पीड तो है नहीं 5वीं पीढ़ी का। MK1 की अगर जो MK2 बन रहा है वो जरूर दूसरी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी का है, राफेल भी नहीं है। इसका आंसर आएगा कोई नहीं है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? ये अपशिष्ट जल से रिलेटेड है मेम्ब्रेन, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा संपार्श्विकृत लेन देन कुछ बताया था मैंने कि कोई को घूमने के लिए लोन चाहिए तो नहीं देगा मुद्रा बाजार, लेकिन कार खरीदने के लिए चाहिए तो मुद्रा बाजार लोन दे देगा। उसी तरीके से ये भी जो क्वेश्चन दोनों आए वो करंट अफेयर्स के हैं, इसलिए मैं करंट की क्लास में यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा करंट वाला डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से क्या निकलता है? सरकार की पॉलिसी आई है जलवाष्प को मैनेज करने के लिए, जलवाष्प से क्वेश्चन है। उस तरीके से ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये वर्षा जल के संचयन के लिए बनाए जा रहे हैं, और इसी के लिए जो कुसुम योजना लाई गई है, वर्ल्ड बैंक की मदद से नीलांचल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सब इसी का कारण है, चर्चा का विषय। उस तरीके से मेम्ब्रेन बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के जो अपशिष्ट प्रबंधन पे काम चल रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार हमारे यहाँ कोई भी बाहर का जो है कचरा लेकर के आता है। अभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि क्लीमुंसू फ्रांस का जहाज आया, वो अपने अरब सागर में कचरा डाल के चला गया। अभी अमेरिका का नेमितिज्या है, वो बंगाल की खाड़ी में कचरा डाल के चला गया। तो इनके पिताजी का तो ये नहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स वगैरह को लेकर के भी जो बातें हैं, ये भी करंट अफेयर्स में लगातार चर्चा में रही हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में रही है, चर्चा में रही हैं, वही परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न बना है, और कोई बड़ा भारी इसमें ऐसा विषय है नहीं कि आपको समझ में आए नहीं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। हमारी सरकार से गुजारिश है भाई कि पेपरों को जो है कम लीक करे, वरना ये पूरा का पूरा 2024 का जो वर्ष है वो लीक ईयर घोषित हो जाएगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आपका नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद आपने देखा कि ये नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। दोनों ही एग्ज़ाम कौन करा रहे हैं? नेशनल टेस्ट एजेंसी करा रही है, और इस पर उंगली उठाना मतलब सरकार पर उंगली उठाना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2024 को आप लीक ईयर घोषित मत करिए, वरना बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ा मेहनत करके बच्चा पढ़ता है, और बहुत मेहनत करके वो बच्चा आगे बढ़ता है। मैं सरकार के आलोचना करने से बचने के बजाय ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चुनावी सफर में सरकार ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बच्चों के लिए पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं लेंगे। तो आप अपने वादे पर कायम रहिए। रैली के दौरान आपने कहा था कि हम अगर दूसरी सरकार के आने से पहले आ गए तो हम बच्चों के लिए बढ़िया माहौल बनाएंगे, बढ़िया संसाधन देंगे, बढ़िया रिसोर्सेज देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट सरकार से कि इन परीक्षाओं पर जो पारदर्शिता और विश्वसनीयता कायम है, और जो इसकी पवित्रता भंग हो रही है, उसको सरकार अतिशीघ्र रोके, वरना मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कुछ समय तैयारी करना बंद कर देगा। गारंटी ली गई थी चुनाव के पहले कि अगर वो आ जाएंगे तो मंगलसूत्र निकाल लेंगे, वो आ जाएंगे तो आपकी जो भैंस जो है 2 में से 1 ले लेंगे, और वो आ जाएंगे तो आपका ज़मीन हड़प लेंगे। तो क्या ये भी गारंटी दी गई थी कि अगर आप आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये पोस्ट बिक जाएगी, आपका ये पेपर बिक जाएगा, या इस प्रकार की धांधलियाँ होती रहेंगी? तो मेरा सरकार से बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के जो अब विश्वसनीयता का माहौल पैदा हो रहा है, इसको सरकार जल्दी से जल्दी रोके, अपनी गारंटी पे कायम रहे, और बिल्कुल ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों का मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर जो है बहुत गलत इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि हमारा देश बहुत प्यारा देश है, और हमारे देश का सिस्टम बहुत अच्छा है। अब जो भी सरकार आ गई है सत्ता में, वो बढ़िया काम करे, हमारी शुभकामनाएं। खास तौर से युवाओं को लेकर होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, वरना सरकारी सिस्टम पे, सरकार पे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, और मध्यम वर्ग का जो बच्चा है वो तैयारी नहीं कर पाएगा। अतः हमारी सरकार से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सरकार इन परीक्षाओं पे थोड़ा ध्यान दे, और हमारी MPPSC और UPSC के भी जो एग्ज़ाम हैं उनको इसकी किसी प्रकार की कोई नज़र ना लगे, और हमारी परीक्षाओं के पेपर यथासंभव कम से कम पूरी पारदर्शिता के साथ हों। और मैं मध्य प्रदेश के तमाम उन बच्चों को जो 23 जून के पेपर में सुबह 10 से 12 और 2 से 4 में अपेयर होंगे, पहले पेपर और CSET में, अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना पेपर अच्छा करेंगे। कोशिश करें जब घर से आप सुबह 10 बजे निकलें तो बहुत ज़्यादा कुछ खा पी कर ना निकले, हल्का आप ब्रेकफास्ट कर लें, और हल्का ब्रेकफास्ट कर लें। उसके बाद आप जब सेंटर पे पहुँचे तो करीब करीब 45 मिनट से आधा घंटा पहला ही आप अपना जहाँ पे आपको रूम अलाउट हुआ है, जहाँ पर आपका सेंटर है, उसके अंदर पहुँच जाएं। और लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नया ना पड़े। जब पेपर आपके पास 10 बजे आए, 12 बजे,
के बीच में जीएस का तो बड़े ध्यान से पहले इत्मीनान से पेपर को 15 मिनट तक के रीड करें, देखें आपसे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, और पहले राउंड में कोशिश करें आपसे 50 प्रश्न अगर डायरेक्ट बन रहे हैं तो ये पॉजिटिव्स आएंगे, और ये करीब करीब आधे घंटे में हो जाना चाहिए। बाद के आधे घंटे में आप उन 25 प्रश्नों को करने की कोशिश करें जिनमें आपको 50% का डाउट है, लेकिन थोड़ा आप कंसंट्रेट करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर आप उन 25 को 100% करने की कोशिश करें। उसके बाद आखिरी का जो 1 घंटा है उसमें आप साथ साथ में गोले लगाते चले तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप आधे घंटे जो आखिरी के 10 से 15 प्रश्न जिनमें एक क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप एक ऑप्शन उसमें 3 गलत को बाहर करिए और इनको भी आप जो है 75% गलत को बाहर करके जो सही वाला आंसर है उसको चुनने का प्रयास करें। अगर आप शुरुआत के 1.5 घंटे में 75 से 80 प्रश्न कर ले रहे हैं तो बचे हुए बाद के आधे घंटे में आप 20 प्रश्नों पे काम करें, और जो भी उसको आपको बेहतर और सही आंसर लगे, करेक्ट और राइट, आप अपने हिसाब से उसका चयन करें और पूरी कोशिश करें, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है और परीक्षा करीब 2 लाख लोग दे रहे हैं। हालांकि सरकार इसको बाद में बढ़ा देगी, लेकिन आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आप 80+ का टारगेट लेकर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि सिलेबस बदला है, इस बार प्लेयर्स बदले हैं, तो बहुत लोग 19 के, 20 के और 21 के रिजल्ट में सेलेक्ट हो गए हैं और 22-23 की भी तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं, तो सिलेबस काफ़ी बदलाव के साथ आया है। तो आप सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी किए हैं, और प्लेयर्स जो इस बार कुछ डिफरेंट तरीके का न्यू गेम मुझे लग रहा है एग्जाम हॉल में दिखेगा, तो उसको ध्यान में रख के काम करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है आप बहुत ध्यान से करें, तो इसके 30 से जो 35 प्रश्न आएंगे, अगर ये आप सही कर देते हैं तो आप बिल्कुल अंदर हो जाएंगे। और अगर आप ये यहाँ पर प्लस जा रहे हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर माइनस जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये पोर्शन आपको किसी भी हालत में गलत नहीं करना है, मध्य प्रदेश जीके वाला। दूसरा जो साइंस वाला पोर्शन है और कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन थोड़ा टेक्निकल है, इनको सोच समझ के इत्मीनान से ध्यान से कंसंट्रेट होकर करना है। खासतौर से यूनिट 7 वाली जिसमें इन्वायरमेंट, हेल्थ और बायोलॉजी है, और यूनिट आपका 9 वाला जो IT कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड चीज़ है। 15 से 20 प्रश्न मान के चल रहे हैं यहाँ से। ये दोनों पोर्शन को ही मान लिया जाए तो 50 प्रश्न के आसपास यहाँ से। ये अगर आप गलत नहीं करते हैं तो फिर आपका जो बाद में ट्रेडिशनल वाला टॉपिक बच रहा है, ट्रेडिशनल भी आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका साइंस में जनरल साइंस का हो, आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ते हुए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ इन पूरे पोर्शनों को करना है। और इनसे जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है उनको भी आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन लगाने के पहले प्रश्न को आप पेंसिल से अंडरलाइन करके जरूर पढ़ें। प्रश्न में क्या पूछा है पूछा है, नहीं है पूछा है। गोला लगाते समय ध्यान दें, गोला लगाएं। मान लीजिए आप B पे सही टिक लगा रहे हैं पेपर में, तो आप ध्यान रखें कि जो 4 गोले हैं आपके पास, वो 4 गोले में आप B वाला ही गोला भरें। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चा पेपर में तो B वाला लगाता है, लेकिन जब वो B यहाँ पे देखता है तो जल्दबाजी में वो B जो है वो यहाँ पर लगा देता है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, किसी भी प्रकार से सिली मिस्टेक ना करने दें अपने आप को। ह्यूमन एरर से बचने का प्रयास करें। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना रखें। हड़बड़ी गड़बड़ी, बहुत तेजी से, बहुत उतावलेपन में आकर के फास्टेस्ट तरीके से पेपर नहीं करना है, शांत दिमाग से करना है। सिली मिस्टेक अगर 4 बचा गए, ह्यूमन एरर 4 बचा गए, ओवर कॉन्फिडेंस 4 बचा गए और फास्ट अप्रोच को मेंटेन कर दिया, तो 16 प्रश्न आप अन्य लोगों से आगे रहोगे। ठीक है, पेपर का मुझे अनुमान लग रहा है 50 प्रश्न 60 प्रश्न बेहद सरल रहेंगे, 20 से 25 प्रश्न मीडियम रेंज के रहेंगे, 15 से 20 प्रश्न बहुत कठिन रहेंगे, 4 से 5 प्रश्न प्रॉब्लम वाले रहेंगे, जिनमें या तो ऑप्शन में प्रॉब्लम होगा या तो प्रश्न में प्रॉब्लम होगा। आपको कोशिश क्या करना है? आपको कोशिश करना है, ये तो आपसे गलत हो ही ना, गलत हो ही ना। माता पिता का आशीर्वाद लेके या ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव रखें, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रखें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखें और स्वयं से ईमानदार रहें, अपना 100% दें। ये वाला पोर्शन गलत ना करें।
मध्यम रेंज के प्रश्नों में 50-50% की रेंज में गलत 2 ऑप्शनों को छाट दें और जो 2 में बेहतर दिख रहा है उस पर टिक लगाएं। कठिन प्रश्नों में जो 3 गलत ऑप्शन लग रहे हैं उनको बाहर करिए। सारा पेपर इस तरीके से नहीं करना कि मुझे सही उत्तर निकालना है, गलत कौन से उनको भी निकालें और फिर सही पे लगाएं एलिमेंट्री अप्रोच से। और 4 या 5 जो हैं वो ईश्वर के भरोसे या तुक्का लगा के आप जैसा करना चाहें वहाँ आप 10% अपना तुक्का या भाग्य इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% तो आपकी मेहनत ही काम आएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं महेंद्र मूले 23 तारीख के पेपर के दिन आपको डिटेल आंसर शीट के साथ फिर मिलूंगा और साथ ही साथ 1 दिन 2 दिन के रेस्ट के बाद हम मुख्य परीक्षा आधारित कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, जिसको लेकर हम वीडियो भी जल्द बनाएंगे। और मेंस ओरिएंटेड क्लास जिसमें पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी सोशियोलॉजी, पेपर 3 इकोनॉमिक साइंस टेक, पेपर 4 इथिक्स साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 5 हिंदी, पेपर 6 निबंध और प्रारूप लेखन। हम डिटेल में तैयारी बहुत शानदार तरीके से मेंस की करेंगे। साथ ही साथ 2025 के अगले एमपीपीएससी प्रीलिम और 2025 की यूपीएससी प्रीलिम्स पर भी अपनी रणनीति बनाएंगे। जिस भी छात्रा को हमसे कांटेक्ट करना है 9584928252, ये हमारा नंबर है पर्सनल, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 9893493568 और 568 ये भी हमारा एक नंबर है। हालांकि ये ऑफिस का नंबर है, इसको मैं रिसीव नहीं करता हूँ, तो आप जब भी कॉल करें, आपको मुझसे बात करनी है तो आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।